पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती ने तमाम राजनीतिक हस्तियां दी हैं। क्रांति धरा है मेरठ और इसके आसपास की जमीन। वहीं मैं जहां से बिजनौर की बात करूं तो एक दौर ऐसा रहा जब दलित राजनीति के तमाम बड़े चेहरे, चाहे रामविलास पासवान हो, बहन जी हो, मीरा कुमार हो, उन्होंने बिजनौर के राजनीतिक द्वंद में जो आजमाइश की और देश के और दुनिया के बड़े राजनीतिक फलक की हस्ती बने। मेरे साथ जो शख्सियत हैं, उन्होंने भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बिजनौर के नगीना से की। और शायद शुरू में लग रहा था लोगों को कि एक युवा लड़का बिना किसी बड़े दल के नाम के अपने एक नए दल के साथ क्या करेगा, लेकिन वो लड़का अब हमारे सामने सांसद बन के है। मैं स्वागत करता हूं नगीना के सांसद चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर आजाद जी, आपका सफर एक सहारनपुर के गांव से शुरू हुआ और बहुत जल्द देश की सर्वोच्च जगह पे संसद तक पहुंचा। तो सबसे पहले ये कि जो चंद्रशेखर आजाद अब एक सांसद है, संघर्षशील है, युवा लड़ाका राजनेता है, इससे पहले जब आप पढ़ते थे या जो आपका ग्रामीण जीवन है उस पर थोड़ा सा शुरुआत से बताएंगे तो लगता है दर्शकों को मजा आएगा शुरू से। गांव एक ऐसी जगह है जहां से जो पाठशाला में भी नहीं सीखा जाता वो गांव में सीखा जाता है। और हर व्यक्ति की नजर आपकी तरफ रहती है, क्योंकि जो गांव में वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, क्योंकि इस तरह का कनेक्शन होता है कि वो आपके परिवार का एक बड़ा हिस्सा होता है। शाम में लोग बैठते हैं, तो मैं ऐसे माहौल में पैदा हुआ हूँ। इस तरह का एटमॉस्फेयर मेरे आसपास है जहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। एक ऐसे माहौल में मैंने ज्ञान हासिल किया, चीजों को जाना, परखा, यानी कि बौद्धिक विकास मेरा उसी क्षेत्र में हुआ। और मेरी जो प्राइमरी से स्कूलिंग है वो वहीं छुटमलपुर में हुई है। सहारनपुर के छुटमलपुर, हाँ, जिला सहारनपुर। और मेरा इंटर तक का जो मेरी पढ़ाई वो भी वहीं तक हुई है। वहाँ हमारे एच पी इंटर कॉलेज एक कॉलेज है, उसी में 12वीं तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद की पढ़ाई मेरी देहरादून में हुई है, सहारनपुर में हुई। मेरे पिताजी टीचर थे प्राइमरी स्कूल में, और उन्होंने बचपन से शिक्षा पे बहुत जोर दिया। और जिन महान पुरुषों के आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें भी अब जब मैं उनको पढ़ता हूँ या जानने की कोशिश करता हूँ, जब मैंने शुरुआती दौर में उनको जाना तो उनका भी शिक्षा पे एक जोर था कि शिक्षा बहुत जरूरी। तो मेरे फादर भी बच्चों को पढ़ा के आते थे, लेकिन फिर भी कोशिश करते थे कि वो हमें पढ़ने के लिए जोर देते। और बचपन में जब उस तरह का ज्ञान नहीं होता तो ये लगता था कि ये जोर क्यों, भाई मेरा तो खेलने का मन है, वो पढ़ने के लिए कह रहे हैं, ऐसा क्यों। तो जब आप में ज्ञान नहीं होता तो आपके बड़े ही आपको रास्ता दिखाते हैं, जब तक आपका बौद्धिक विकास उस तरह नहीं होता। भारत में 18 साल की उम्र का आदमी को बालिग माना जाता है जब वो वोट डालने की स्थिति में आ जाता है। 17 साल 11 महीने कुछ दिन भी हो जाए तो भी वो वोट नहीं डाल सकता है। तो यानी कि एक एज का पड़ाव है, एक अनुभव का पड़ाव है। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा से लेके और आज यहाँ तक पहुंचने में मेरे फादर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हर युवा का सपना रहता पढ़ते वक्त, माता पिता का सपना रहता कि हमारा बेटा बड़ा होके जी ये बनेगा। आप क्या बनना चाहते थे? देखिए, मैं खेल कूद में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। मैं क्रिकेट बहुत खेलता था और मेरी इच्छा थी कि मैं क्रिकेटर बनूं। ये तो मेरी स्पोर्ट की हॉबी के तौर पे थी, लेकिन मेरे फादर की का भी सपना था, वो चाहते थे मैं जज बनूं, क्योंकि उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी। उन्होंने किसी को उधार पैसे दिए उसकी मजबूरी के समय में, और उस आदमी ने लौटाने की बजाय वो पैसे मना कर दिए देने से। तो मेरे फादर ने उनके खिलाफ एक मुकदमा कर दिया, और मेरे याद है 15 साल वो मुकदमा चलता रहा। हम मतलब हम लोग कच्छे से लेके पैंट में आ गए और छोटे छोटे बालों से लेके चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आ गई, लेकिन मेरे फादर रोज हर हफ्ते या 15 दिन में तारीख पर जाते थे, और जब वो आते थे तो हमसे चर्चा करते थे, घर में माँ से बैठ के बताते थे कि आज क्या हुआ है। तो जब उसका फैसले का समय आया तो जैसा आपने कहा कि इसको जो है आप निपटा लो आपस में बैठ के,
तो मेरे फादर ने कहा आप ही नहीं पटवा दो सर। तो उन्होंने कहा कि आप इसको सेटल कर लो। मेरे फादर ने, जहां तक मुझे याद है, 25,000 रुपए लगभग दिए। जी। और जैसा आपने कहा कि इसको 5,000 रुपए में सेटल कर लो, मेरे फादर ने कहा सर मैं टीचर हूं, मैंने अपने बच्चों के पेट का जो निवाला था वो काट कर जो पैसा स्टोर किया था वो इस व्यक्ति को दिया। और 15 साल से मैं कोर्ट की तारीखें झेल रहा हूँ, छुट्टी लेके आता हूँ, कोर्ट की तारीख में आता हूँ, वकील को पैसे देता हूँ, किराए के पैसे लगाता हूँ। तो जो मेरा मूल है कम से कम वो तो मुझे दिला दो। अगर वो भी नहीं मिलता तो ऐसी कोर्ट से न्याय की उम्मीद क्या की जाए, जहां जो मैंने दिया है वो ही मुझे नहीं मिल रहा है, ऊपर से मेरा 20,000 रुपए खर्च हो गया है, ये पैसा मेरे बच्चों के हिस्से का था। तो मैं ये न्याय नहीं। तो मेरे फादर में बड़ी निराशा थी। उनका कहना यह था मुझे कि भाई आपको लॉ करनी है, उसके बाद आपको पीसीएसजे की तैयारी करनी है, आपको जज बनना है और गरीब लोगों के लिए न्याय आसान करना है। हालांकि आज भी आजाद भारत में एक बात तर्क संगत है कि अगर कोई, कहते हैं न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन अगर कोई हाई कोर्ट जाना चाहता है और अपने केस की उस तरह पैरवी करना चाहता है तो उसको एक ऐसा वकील चाहिए जिसके फेस वैल्यू और जिसकी पर हियरिंग की फीस जो है 2.5-3 लाख रुपए है। और सुप्रीम कोर्ट में तो 10-10, 20-20 लाख रुपए वाले पर हियरिंग वाले जज वकील भी हैं। तो न्याय तो पैसे वालों के हिस्से में आ गया है। अब गरीब को न्याय नहीं मिलता है। गरीब आदमी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा भी नहीं सकता है। एक बार चला जाएगा तो शायद दोबारा जाने की इच्छा भी नहीं होगी। तो ये एक विरोधाभास है कि न्याय सबका जन्मसिद्ध अधिकार, लेकिन मिलता नहीं। तो मेरे फादर चाहते थे मैं जज बनूं, उन्होंने मुझसे बहुत कोशिश की कि जज बनने के, मेरा इंटरेस्ट इस तरफ था। मैंने लॉ भी किया। अपने फादर, क्योंकि वो हीरो थे, उनकी बात माननी जरूरी थी, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं किया। लेकिन मैं उनका ये सपना पूरा नहीं कर पाया कि भाई मैं जज बनूं। लेकिन मैंने एक सपना उनका जो उनके मन में था, क्योंकि भाई जब मेरे फादर बीमार हुए तब वो चाहते थे कि मैं अमेरिका जाऊं पढ़ने के लिए, और वो भी इसी से जुड़ा हुआ कि मैं एलएलएम वहां करूं। और साइबर क्राइम उस समय बड़े इंडिया में बहुत तेजी से फैला था, और साइबर क्राइम के एडवोकेट हमारे पास नहीं थे। ये हमारे लिए बिल्कुल नया था। तो मेरे फादर को गाइड किया गया हमारी फैमिली के जो और सीनियर लोग हैं उनके द्वारा कि इनको आप पढ़ने के लिए बाहर भेज दो, अच्छा है वहां से करके आ जाएंगे तो साइबर क्राइम और एलएलएम तो हो सकता है कि यहाँ भी आ जाए या वहां भी सेटल हो जाए, तो एक बच्चा कामयाब हो जाएगा। तो अपनी पूंजी को एक बार आप इस पे इन्वेस्ट कर दो। उसी बीच मेरे फादर बीमार हुए, और जब चीजें पकड़ में आई तो पता लगा उनको कैंसर था। वो कैंसर तब अमीरों के दायरे में तो आता था इलाज के, गरीबों के में नहीं आता था। तो हम मिडिल क्लास फैमिली है, 3 भाई 3 बहन, माँ पिताजी। तो हमारे हिस्से में बेहतर इलाज नहीं है, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, वहां ना दवाई मिलती है ना डॉक्टर टाइम पर मिलते हैं, टेस्ट बाहर से कराने पड़ते हैं। गरीब परिवार के लिए सर्वाइव, इतना सब कुछ सर्वाइव करना, इतना रिसोर्स जुटाना आसान नहीं है। मेरे फादर बड़े स्वाभिमानी थे। उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि मेरे अकाउंट खाते में कितने पैसे बचे हैं, जब उनका इलाज चल रहा था। तो मैंने हालांकि पहले बताया नहीं, फिर बता दिया क्योंकि बताना तो था ही। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर उधार के पैसे लगे। तो जब उनकी डेथ हुई तो मैंने कोई पैसा कर्ज नहीं लिया। तो मगर 11 जनवरी 2013 को मैंने अपने पिता को खो दिया। सुबह के 4 बजे थे और वो मुझे छोड़ के चले। 12 जनवरी को मैंने तय किया कि कोशिश करूंगा कि किसी और के पिता की, भाई की, बहन की, माँ की, बेटी की, पत्नी की जान इलाज की कमी, यानी कि पैसों के द्वारा या जो सिस्टम में खामियां उसके जरिए ना हो। तो इस आंदोलन में जुट गए। फिर अपने जो सपने थे, अपनी जो चाहते थी, उनको पीछे छोड़ दिया, और फिर संघर्ष का दौर शुरू हुआ। और ये संघर्ष का दौर आज 2025 में है। 2013 से 12 साल हो गए, खूब आनंद में है। जब सांसद का सर्टिफिकेट ले आओगे तो पिताजी का चेहरा याद आया? 2 दिन ऐसे होते हैं, एक फादर्स डे जिसपे मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। मेरे सारे मित्र इस बात को जानते हैं और मेरी फैमिली भी इस बात को जानती है
लेकिन मेरे लिए इसके साथ साथ 2 दिन और, जिस दिन मेरे पिताजी का जन्मदिन होता है और जिस दिन मेरे पिताजी की डेथ होती है, वो 2 दिन मेरे लिए ऐसे होते हैं कि मेरे जो बहुत करीबी दोस्त होते हैं जिनसे मैं शेयर कर लेता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ उन दिनों में किसी से बात नहीं करता, क्योंकि अपने को खोने का दुख वही जानता है जिसने खोया हो। तो तकलीफ होती है अपने फादर को याद करके कि वो उन्होंने हमारा पूरा जीवन उनका दूसरे लोगों के लिए पढ़ाते रहे, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, हमारा भविष्य बनाने के लिए। वो मरना नहीं चाहते थे, लेकिन बीमारी कारण उनकी जान चली गई, तो मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। एक बेटा होने के नाते मेरे अंदर ये इस बात की पीड़ा रहेगी हमेशा कि मैं अपने पिता के लिए कुछ कर नहीं पाया। तो ये जब ये 2-3 दिन आते हैं और मैं कहीं हूँ, किसी काम पे हूँ, तो एक भावुकता, एक अंदर पीड़ा रहती है जब मैं उनको याद करता हूँ। हालांकि सुबह उठ के मैं उनको याद तो करता ही हूँ, और तब तक करता रहूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा। उनके लिए तो मैं हमेशा बेटा ही रहूंगा, नहीं, किसी पद पे रहूं। एक मतलब सुटमलपुर जैसी जगह में अगर ये सपना देखना कि बेटा साइबर लॉ का एक्सपर्ट बने, और आज से 10-12 साल पहले, तो ये भी उनकी जागरूकता और उसका परिणाम रहा होगा कि शिक्षक थे शायद, इसलिए भी संवेदनशील पक्ष है। इस पर जितनी बात की जाती कम है। दुनिया ने जो देखा है, चंद्रशेखर भाई वो एक लड़ाका, आक्रामक चंद्रशेखर को देखा। वैसे तो अब शब्दावलियों के बंधन टूट गए हैं, पर जब वो पहली बार बोर्ड लगा गांव में, आपका फोटो वायरल हुआ, तब शायद इन शब्दों को कहना और एक दूसरे को संबोधन भी एक आपत्तिजनक माना जाता था। आपने उस शब्द को सार्वजनिक रूप से जब चर्चित लाया, तो ये युवा शायद मुझे लगता है कि दुनिया के फलक पर दिखना शुरू हुआ। वो घटना क्या है? 2 चीजें हैं। कभी कभी मुझे हंसी भी आती है जी। कि वो मीडिया जिसपे हम लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, कभी कभी वो इस तरह खबरें छापता है, उनको भ्रामक भी नहीं कह सकते, बेबुनियाद हो जाती हैं वो खबरें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार मैंने बड़े बड़े आर्टिकल पढ़े और वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, लेकिन उन्होंने मेरे गांव का नाम कुछ और लिख दिया, जी। मेरे परिवार के बारे में कुछ और लिख दिया, मेरे बारे में कुछ और लिख दिया, मेरे स्कूलिंग के बारे में कुछ और लिख दिया। तो मुझे लगा कि उनके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, किसी से ऐसे ही पूछ लिया। और कम से कम मुझसे ही पूछो अगर कोई। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, आज सोशल प्लेटफॉर्म है जी। मैंने आज एआई है, तमाम चीजें, मैं कुछ भी बनाकर डाल दूं, तो सोशल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वो उसको ऑथेंटिक करें, पहले उसका सत्यापन करें कि बात सही है नहीं है। बिना सत्यापन करे उसको मार्केट में लेके आ जाना, उसका एक्सप्लोजर करना। बड़े प्लेटफॉर्म गूगल है, जी। जी। ट्विटर है जिसको एक्स जी। कहते हैं, जी। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और उससे जिसको नुकसान होना है, जिसकी छवि को है, उसको वो होता रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जी। तो जैसा आपने कहा कि वो जो बोर्ड, वो मेरे गांव नहीं है, वो मुझसे 12 किलोमीटर हाँ, ये दूर। मैं क्लियर, जैसे देखिए, हाँ। आप सांसद हैं हमारे क्षेत्र के और हाँ। तमाम खबरें छपी हैं, लेकिन अगर आम लोगों से पूछेंगे तो वो जो नाम है, इसलिए मैं उसका नाम का कोट नहीं किया जानबूझ के, मैं जिससे कोट कि आप सच करूंगा, मैं कोट करूंगा, मैं आपके इस परेशानी से निकालूंगा। आप बात कर रहे हैं वो जो बोर्ड लगा ग्राम गड़कौली में, द ग्रेट चमार का। जी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपके दर्शकों को कि वो मेरा गांव नहीं, मेरा गांव छुटमलपुर है, जी। वो मुझसे 12 किलोमीटर दूर है। जब वो घटना हुई तो मुझे फोन आया, क्योंकि हमारा संगठन वहां उस एरिया में बड़ा स्ट्रांग था कि आपको आना चाहिए। इस तरह का विवाद हुआ। तब कौन सा संगठन चलाते थे? आजाद भीम समाजवादी आर्मी, तो भारत भीम एकता आर्मी। मिशन, जी। जी। हमारा बहुत शानदार संगठन, बड़ा नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क था भीम आर्मी। कोई गांव ऐसा नहीं है आज के समय में। जी। और मैं ये बात सिर्फ यूपी में बैठ के कह रहा हूँ, लेकिन ऑल ओवर इंडिया कोई मेजोरिटी में कोई गांव ऐसा नहीं कि भीम आर्मी की बात गांव तक ना गई। जी। क्योंकि जिस विचार को हम लोग चलाते हैं, उस विचार के 2, 4, 10 लोग हर गांव में किस है। स्टेज पे कब आपने भीम आर्मी की स्थापना की? हमारे साथियों 2014 में, 13-14 से हमने इसको चलाया है। तब आप कॉलेज में थे? हाँ, नहीं, वो तो पूरी हो गई थी पढ़ाई। अच्छा, तो ठीक। लेकिन 2015 में ऑफिशियली हमने इसको वो किया है कि हम इसको इस नाम से आगे बढ़ाएंगे। उद्देश्य, मतलब वजह क्या रही होगी, क्या सोचा गया? वजह तो प्राइमरी भीम आर्मी एक पाठशाला, ऐसा संगठन है जिसने बहुत जल्दी पहुंच बनाई, युवाओं की का बड़ा प्राइमरी पसंदीदा जो संगठन था। एक्चुअली क्या, और उससे जाति मेरे जनजाति फादर टीचर थे जी। और वो प्राइमरी स्कूल से रिटायर हुए। तो मैं जब उनके स्कूल में गया, मैंने देखा कितना अच्छा व्यवस्था उन्होंने की। एक अनुशासन नजर आ रहा था, बच्चों का पढ़ाई के प्रति एक जो है उस इम्पोर्टेंस को वो बच्चे समझ रहे थे, वो आ रहा था। लेकिन बहुत सारी जगह पे ये नहीं था। बहुत सारी जगह पे जो है पढ़ाई की, मैं गया स्कूलों में तो वहां बच्चे अपना 5वीं क्लास का बच्चा नाम लिखना नहीं जानता है, अपने पिता का नाम लिखना नहीं जानता है, वो इंग्लिश में नहीं लिख पा रहा है। तो मैं समझ रहा था ये बुनियादी कमजोर हो जाएगी, तो इसमें बिल्डिंग कैसे अच्छी बनेगी।
तो शिक्षा तो हथियार है, मैं हमारे बचपन से हमारे खून में भरा गया। शिक्षा हमारे लिए तरक्की का सबसे बड़ा रास्ता है, और वो शिक्षा ही कमजोर होगी तो भीम आर्मी में जो शुरुआत है वो प्राइमरी पाठशाला जो है खोली गई बड़े पैमाने पे, कि जो बच्चे जो हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पे बैक टू सोसाइटी, कि जिस समाज से निकल के आए और समाज कुछ दो, तो उन बच्चों को पढ़ाया जाए जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और प्राइमरी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं मोस्टली, उनको पढ़ाया जाए और उनकी बुनियाद मजबूत की जाए, जिससे कि वो आगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों का मुकाबला कर सके। तो 2015 में इसको एस्टेब्लिश कर दिया, कि 2015 से इसको आगे बढ़ाया नाम के साथ। 16 में वो घटना घटी, मई की, शायद आई थिंक मई का समय था, और बड़ा उसको चर्चित हुई वो, मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया, मारपीट भी हुई, बहुत सब कुछ हुआ पूरे वेस्ट यूपी में उसको। फिर एक बड़ी पंचायत हुई, फिर वो मतलब मीडिया के भाइयों ने उसको उस तरह से जो है, जो उनका जिसका जो जो सुटेबल जिसको लगा, उसने उस तरह से उसमें रिएक्शन दिया। बोर्ड पे आ रहे थे हम, बोर्ड की बात। बोर्ड पे, तो वो बोर्ड गांव के लोगों ने लगाया। अच्छा, उनकी इच्छा थी कि भाई हम अपने गांव में, क्योंकि बाकी सब जातियों के लोगों ने भी लगा रखे हैं। ठीक। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जानकारी और देना चाहता हूं दर्शकों को, कि इस देश में जो जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो यहाँ जाति के आधार पर रेजिमेंट बनी है। जी जी उसमें चमार रेजिमेंट बनी है। जी। ये हिस्टोरिकल है, लोग नहीं जानते हैं। रेजिमेंट बनी है, और रेजिमेंट के ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें बहुत बड़ा शौर्य का प्रदर्शन किया है। उनको बैटल ऑफ ऑनर मिला है उनको। उनके आज भी उनको दफनाया गया जहां है, वो है स्थान उनके बहुत सारे, उनके वो हम उन लोगों से मिले जो सेना के जवान थे। और आपको जान के हम, मतलब राष्ट्र प्रेम के बारे में ये बात मेरी बहुत ऑथेंटिक है, लोगों को इसको समझना चाहिए कि किसान कमेरे वर्ग में राष्ट्र प्रेम कितना मजबूत होता है, सिर्फ नारा नहीं लगाता वो। उन्होंने ये रेजिमेंट खत्म क्यों हुई, क्योंकि अभी जाति रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, और भी बहुत सारे रेजिमेंट है। ये खत्म क्यों हुई? सिख रेजिमेंट है, सिख लाइफ एंड, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा उनसे कि अब आप आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ो। जी। और उसके जो लीडर्स थे उस रेजिमेंट के, उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फौज देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही है सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में, तो हम अपने जो हमारी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। देखो कितनी शानदार बात आपको बता। उन्होंने कहा आपकी नौकरी खत्म कर देंगे, आपके रेजिमेंट खत्म कर देंगे, आपके मेडल छीन लेंगे। उन्होंने कहा सब छीन लो, लेकिन जो देश के लिए लड़ रहा है उसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। और क्योंकि वो सब जवान थे, रेजिमेंट खत्म हुई, तो कहाँ गए? उन्होंने आजाद हिंद फौज ज्वाइन की और देश की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया, बलिदान दिए। तो इसलिए वो बोर्ड जो है, कोई कुछ भी कहता रहे, पश्चिम में यहाँ मेरठ से आगे आगे जो मैं जिस समाज में पैदा हुआ, जाटो समाज, शेड्यूल कास्ट का, उसको इसी नाम के सर्टिफिकेट बनते हैं। जब ये विवादित हुआ तो मैंने वो सर्टिफिकेट भी दिखाया कि बहुत सर्टिफिकेट डीएम बना के दे रहा है मुझे, उस पर लिखा हुआ है, तो कहीं को इस बात को लेकर विवादित हो रहे जी। ठीक है, तो जब आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, बकायदा लिख के दे रहे हो साइन करके, तो फिर आप ऑब्जेक्शन किस चीज कर रहे हो? और लोग लिखने में अगर कंफर्टेबल है तो फिर किसी को क्या ऑब्जेक्शन? नहीं, उसके साथ भी लोगों को समझना पड़ेगा। ये अपमानित कब हो जाता है? हाँ, मैं वही जानता जब इसके साथ आप उस तरह के शब्द यूज करते हो, जैसे मैं आपका नाम लूं और उसके साथ उस तरह के शब्द यूज करता हूं, ओ बे तू, या कोई गाली जाति सूचक उस तरह के शब्द यूज कर दो, तब वो अपमान की संज्ञा में आ जाता है, तब वो क्राइम की संज्ञा में आ जाता है। देखिए आजकल क्या है, मैंने कई अभी ऐसे विषय सुने, बिहार के एक नेताजी ने, या उस तरह से, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल्य हैं वो लोगों तक पहुंचे नहीं है। देश कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, मीडिया हाउसेस कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं, सारे ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी सब कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं, नेता भी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं, सब यही बोलते हैं, लेकिन पढ़ाता कौन है? आप बताओ कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है? कितने लोग जानते हैं अपने जो है संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक कर्तव्य, संवैधानिक अधिकार, कितने लोग जानते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आपने जो कहा, जब नहीं जानते तो वो नहीं भी चाहते कि भाई हम किसी को अपमानित करें, लेकिन उनके मुंह से निकल जाता है अक्सर। बोलचाल की भाषा पुरानी ऐसी है जी। उसमें क्या होता है कि वो पूरे समाज के ऊपर एक टिप्पणी हो जाती है, उनको बुरा लगता है, फिर वो कार्रवाई की वो करते हैं। तो अगर ये बातें बचपन में ही स्कूलिंग में पढ़ा दी जाए कि भाई क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है, तो ये तो जरूरी है, लेकिन क्या नहीं बोलना है। जैसे मैं इसके उदाहरण के तौर पर बता, हमारे यहाँ जाति है और दुनिया में वर्ग उस तरह वो है,
काला और गोरा, जी जी, वर्ण वर्ण को लेकर, रंग को लेकर, रंग भेद है। रंग भेद। तो वहां स्कूल में समझाया जाता है कि अगर कोई काला है तो उसको इस तरह से नहीं वो बोलना है कि उसको वो फील हो कि उसके कलर की वजह से उसको अपमानित लगे। अपमानित किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ नहीं समझाया जाता ना, हमारे यहाँ तो घर से समझा के जाते तुझे किस क्लास में बैठना है, तेरा दोस्त कौन होगा, तेरा रिश्तेदार कौन जातियों का है, तेरी शादी कहाँ होगी। तो हमने तो बांध दिया ना एक बाउंडेशन, हमने तो समाज ही नहीं बनने दिया ना। जी। जब समाज बनेगा बेड़ियां टूटेंगी, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एलिनेशन ऑफ कास्ट लिखी बुक, और उसमें जातियों को तोड़ने का सबसे अच्छा फॉर्मूला ये दिया कि अंतर जातीय विवाह होने चाहिए, जी। अंतर जातीय संबंध बनने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जब एक दूसरे के रिलेशन में हम लोग आ जाएंगे तो फिर एक दूसरे के सम्मान को करना और एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। तो सॉरी, तो बोर्ड आपने नहीं लगवाया था? बोर्ड उसी गांव के लोगों ने लगाया। करेंगे बात। ठीक। देखिए, अभी आप कह रहे थे कि वो बोर्ड जो है अलग अलग मतलब तरीकों से प्रचारित हुआ, लेकिन ये भी तो सच है कि चंद्रशेखर आजाद या बाद में एक नाम जुड़ा आपका, चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर आजाद तो आपका नाम है, चंद्रशेखर रावण जुड़ा। तो वो जो चंद्रशेखर रावण जो प्रसिद्ध हुआ, युवाओं की आवाज बना, चेहरा बना, वो कहीं ना कहीं उस बोर्ड का इम्पैक्ट तो था। आप इस बात को तो मानेंगे? बिल्कुल ना नहीं करना। जिस बात को लोग छिपा रहे हैं, जिस बात पे से लोग कहने से डर रहे हैं, उस बात को अगर कोई पूरी हिम्मत से कहे तो चर्चा का विषय तो बनना ही। तो मैं फिर ये कहूंगा, उस गांव का मेरे ऊपर बड़ा कर्ज है, उस गांव से मुझे पहचान मिली, तो इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नकारना कि भाई वो बोर्ड जो है वो ऐतिहासिक बोर्ड है, और ये बड़ी हिम्मत की बात थी कि उन लोगों ने अपने आप को स्वीकार किया और अपना बोर्ड लगाया। तो चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर रावण कैसे हो गए? ये आप मीडिया के भाइयों की देन है। नहीं, लेकिन ये तो सालों तक चला। इस पे आपत्ति तो आप जाके हुई जब आप सांसद बन गए, तब जाके नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसमें आपत्ति जब मैं जेल से बाहर आया, जी, जब मैं जेल में रहा तो खूब मीडिया ने यही वर्ड चलाया चलाया चलाया। जब मैं जेल से बाहर आया तो दूसरे दिन मैंने इस बात को वो किया कि कोई अब इस नाम को मेरे, क्योंकि ये मेरा ऑफिशियल नहीं है, तो उसको यूज नहीं करेगा। और मैंने ये भी कहा कि अगर कोई इस तरह का नाम यूज करेगा तो मैं उसके खिलाफ फिर FIR कराऊंगा, मैं मानूंगा कि मेरा डेफर्मेशन किया जाए। तो फिर मीडिया ने उसको कम किया, लेकिन अभी भी कई बार देखता हूँ बड़े बड़े जो अखबार है वो लिख देते हैं। ये आया कहाँ से आपको नहीं मालूम? उनका उस समय की जो मीडिया के जिन लोगों ने मेरे उस घटनाक्रम को दिखाया, तो उन्होंने मुझे इस तरह से प्रचारित किया कि मेरा जो किरदार है और मेरा जो काम है वो रावण के किरदार जैसा है। मेरी मूछे और जिस तरह से मैं अपने लोगों को प्रोटेक्शन कर रहा था, जिस तरह से मैं लड़ाई लड़ रहा था अपने लोगों की, उस हिंसा को उन्होंने उस किरदार के आधार पे, क्योंकि इस देश में क्या है, रावण भले ही किरदार के आधार पे महाकाव्य में भले ही बहुत ज्ञानी रहे हों, भले ही और बहुत सारी चीजें उनके उपलब्धियां हों, लेकिन वो अब उनको उनके किरदार को आज भी जो है, अभी दशहरा आएगा तो उनको जलाया जाएगा, तीर मारे जाएंगे उनको। तो ये तो वो उनकी नजर में अपने लोगों की लड़ाई लड़ने वाला चंद्रशेखर उस किरदार की तरह था जिसको गवर्नमेंट कह रही थी कि हमें इसको जेल में पकड़ना नहीं है, हमें इसको पकड़ना नहीं, हमें इसको इनकाउंटर करना है, हमें इसको मारना है। तभी के एक बड़े अधिकारी का बयान था कि हम उनको सरेंडर नहीं करने देंगे, हम उनको इनकाउंटर करेंगे। मैं बिल्कुल इसी सवाल पे आना चाहता था चंद्रशेखर भाई। आपकी कुछ फोटोज आई थी अस्पताल से व्हील चेयर पे, और लगा कि बहुत बीमार हैं। तो वो बीमारी थी, कोई कोई पुलिस का ऐसा 3rd डिग्री टाइप का कुछ ऐसा ट्रीटमेंट था कि एक मजबूत जवान हट्टा कट्टा काठी वाला युवा जो है वो व्हील चेयर पे, लोगों ने इस स्थिति में देखा कि जब लगा कि पता नहीं कि क्या होगा आगे। हाँ, ये मेरे जेल के रहने के दौरान की बात है जी। मुझे दिक्कत हुई, बीमारी हुई, और वो उस तरह का सिचुएशन था कि मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। तो मुझे, आप कभी चेक करके देखना कि पुलिस जो है, जेल पुलिस बहुत कम कोशिश करती है किसी पेशेंट को बाहर भेजे जी। अस्पताल दिखाने के लिए, क्योंकि जेलों में अस्पताल होते हैं, वहीं से मेडिसिन वगैरह के लिए वो करते हैं। मेरे जैसा आदमी जिसको गवर्नमेंट नहीं चाहती बाहर आए, वो कैसे बाहर आ जाए? तो उस तरह की सिचुएशन जो है, क्रिटिकल सिचुएशन हुई, और वहां के हॉस्पिटल स्टाफ ने ये तय किया कि भाई इनको बाहर भेजना है और दिखाना पड़ेगा, तो भाई कल कोई बड़ी घटना हो जाए, कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाए
कि जान पे बनाए, तो फिर कौन जवाब देगा कि भाई अगर इस तरह की सिचुएशन थी जेल में तो आपने उनको क्यों वो नहीं किया। हुआ ना, मैं 8 दिन तक भूख हड़ताल पे रहा। जी जब 2 अप्रैल 2018 घटना हुई, मैं जेल में था, और जिस तरह निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, मेरठ में भी, जी मुजफ्फरनगर में भी, और लाठियां चार्ज हुई और कई लोग 17 नौजवानों की जान चली गई, तो मुझे ये बात बहुत पीड़ा दी कि मैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा हूँ। तो मैंने जेल में भूख हड़ताल कर दिया, 8 दिन भूख हड़ताल पे रहा। तो उससे जो है मुझे बहुत दिक्कत हुई, और जिस तरह से बॉडी में उस तरह की समस्या पैदा हुई, तो फिर वो मजबूरी में अस्पताल में लाया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर रिकवर किया, फिर चला गया। मैं मेरठ भी आया था जब मुझे पेट में बड़ी दिक्कत हुई, खाना नहीं खा पा रहा था, 10-15 दिन हो गए, उस तरह सिचुएशन बन गई। तो 8 दिन में यहाँ भी रहा मेरठ में, मेरठ के जो सिविल हॉस्पिटल जी है, मेडिकल कॉलेज, उसमें भी मैं 8 दिन रहा। हाँ, मगर जेल में कहा जाता है कि जब तक आप पे अपराध साबित नहीं होता जी। तब तक आप आरोपी होते हैं। लेकिन जिस तरह का व्यवहार जेल में होता है और जिस तरह से आपके मानसिक जो है प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। अब बार बार कुछ पुलिस अधिकारी, परसों भी आपने बयान में बोला था मेरठ में जब आए थे कि बड़े पुलिस के बड़े अधिकारी हैं जो जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। पहले भी आपने बोला कि इनकाउंटर करना चाहते थे। क्या रंजिश उन पुलिस के अधिकारी की आपसे, क्या रंजिश? देखो, पहली बात तो ये मैंने नहीं बोला कि इनकाउंटर करना चाहते थे, ये उन्होंने ही बोला। ये अच्छा। उन्हीं का स्टेटमेंट है। जी जब हमारे लीगल टीम ने कहा कि हम उनको सरेंडर कराएंगे, तो उन्होंने कहा हम उनको सरेंडर नहीं करने देंगे। जी ये तो अगर 21 तारीख को दिल्ली में एक बहुत बड़ा जमावड़ा नहीं लगता, मेरे लोग नहीं आते मुझसे प्यार करने वाले, इस लड़ाई को से प्रेम को पसंद करने वाले, तो वो जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं शब्दों में कह रहा हूँ, वो होता, वो 100% होता। हो रहा है, आज सरकार में हो ही रहा है। जिसको सरकार पसंद नहीं करती उसको गोली मार देती है, पकड़ती कहीं से और दिखाती कहीं से। तो ये पसंद नापसंद का मसला था। हाँ, एक बात। दूसरी बात, अभी के लिए आपने कहा कि अधिकारियों, देखो पहली बात आप ये समझो कि पुलिस का जो स्ट्रक्चर है उसको आप समझो। पुलिस राज्य का विषय है, वो पुलिस राज्य सरकार के अधीन होने के कारण जो राज्य सरकार चाहती है वो पुलिस करती है। कई बार पुलिस के द्वारा ये देखा गया है कि जब तक बहुत बड़ा विवाद ना हो जाए, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। यहां मेरठ में अभी एक घटना घटी, दादरी में गुर्जर समाज के लोग पंचायत करना चाहते थे, पंचायत की परमिशन नहीं मिली और लाठीचार्ज हुआ और 22 लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन फतेहपुर में एक मकबरे को 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी उनके, कि हम उसको जाकर तोड़ेंगे। अब किसी ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, पुलिस की है। पुलिस वहां मौजूद रहती है, वो आते हैं और आके उसको तोड़ते हैं, पुलिस किसी को कुछ नहीं कहती। वहां लाठीचार्ज नहीं हुआ, यहाँ लाठीचार्ज हुआ। यहाँ लाठीचार्ज करके जो है उनको जेल पुलिस से भेजा गया। पथराव भी तो हुआ कहाँ? यहाँ अब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जांच करा लो ना। जी अगर वो जिन लोगों को जेल भेजा वो वही लोग थे पथराव करने वाले, तो जांच करा दो। जांच से कौन पीछे हट रहा है? तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन होता है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके अगेंस्ट में पथराव हुआ। आप ये कहना चाहते हैं कि गुर्जर समाज के लोग हिंसक हैं? नहीं, मैंने क्या पुलिस का दावा कि उनका नहीं, पुलिस ये कहना चाहती है क्या गुर्जर समाज के लोग क्रिमिनल्स हैं जो पथराव करते फिरेंगे किसी पे? आप समझो कि सिचुएशन क्यों हुई ऐसी। अगर पुलिस ने पहले ही वो काम कर दिया होता जिसकी डिमांड वो कर रहे थे, तो फिर ये सिचुएशन कैसे बनती? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भाई, पुलिस ना चाहते हुए भी, मेरी लड़ाई पुलिस से नहीं है। पुलिस के लिए जितना मैंने आवाज उठाई है पार्लियामेंट में, होम कमेटी में, पुलिस रिफॉर्म के लिए, उतनी किसने भी नहीं उठाई। लेकिन एक आरोप ये भी तो है कि चंद्रशेखर मामला सुलटाने नहीं, भड़काने जाते। तो एक मामला बता दो जो मैंने भड़काया। मैं आपकी पत्रकारिता, क्योंकि लंबा अनुभव है आपके पास, एक मामला आप बता दो। कोई कहता तो कोई ये भी है, बहुत कुछ कहता है, तो ये भी कहता है, वो भी कहता है, मैं इस पर जाता नहीं, मैं तो वकील हूं। तो आप मुझे गारंटी से एक मामला कह दो कि आपने भड़काया, तो मैं उसको मान लूंगा। ताजा कह दो, 2 साल पुराना, 4 साल पुराना, आपके पास बहुत अनुभव है। ऐसा तो है नहीं कि आप मुझे 1 महीने से जानते हैं, लंबे समय से आप पत्रकारिता में हैं, इसको कवर कर रहे हैं पूरे उसको। आप मुझे एक मामला बता दो कि साहब आपने वो मामला भड़का दिया, तो मैं मान जाऊंगा। ऐसे तो मीडिया के बारे में लोग क्या कहने कहते हैं। अब सबको एक उससे थोड़ा देखा जाता है।
अब बताओ, कोई प्रोटेस्ट देख लो विपक्ष का जिसमें मीडिया गाली ना पड़ती है और इस तरह के नामों से प्रचलित करते, तो इसके आधार पर सब लोग एक श्रेणी में ले जाए, मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, तमाम तरह के लोग हैं। तो भीम आर्मी जब समाज के लिए काम अब आप बता नहीं पा रहे एक भी घटना, नहीं, मैं आपसे कह रहा था। देखिए मैं घटना है, लेकिन तमाम जगह चूंकि आरोप लगते हैं, मैं अभी आया विपक्षी दल के लोग, मैं आप पे यही मेरठ बात आया करते अभी। हैं। पुलिस प्रशासन हमेशा जो रोकता है वो यही कहकर रोकता है आपको, मैं नहीं बता रहा, मैं जो तथ्य है उनके ऊपर बात। तो फिर आप हर जगह जब रोका जाता है तो ये कहकर रोका जाता है कि अगर आप वहां जाएंगे तो मामला भड़क जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था का मामला है, कानून व्यवस्था का मामला है। तो आप मुझे ये बताओ, इतनी कमजोर कब से होगी पुलिस की जो है वो सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं कर सकती है या वो कानून व्यवस्था मजबूत नहीं कर सकती? आप ये समझो, बहुत जिम्मेदारी की बात आपको बता रहा हूं। क्या हमारी इंटेलिजेंस का इतना फेलियर है कि उनको नहीं पता कि दादरी में कितने लोग इकट्ठा होंगे? क्या हमारी एलआईयू इतनी नकार होगी? क्या खाकी का इकबाल इतना कमजोर पड़ गया है? ऐसा नहीं। लेकिन जब एक तरफा कार्रवाई होती है तो विरोध पैदा होता है। अगर आप न्याय संगत कार्रवाई करोगे कहीं विरोध नहीं पैदा हो सकता है। मैं एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं, लोकसभा का सदस्य हूं। मैं अगर गलत कार्य करूंगा या मैं कोई क्राइम करूंगा तो मेरी जवाबदेही और लोगों से ज्यादा है। मैं सामान्य पद व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक पद को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर मैं कोई ऐसा भाषण देता हूं, जैसे मैं दिल्ली में, मुझे जेल भेज दिया गया जमा मस्जिद से पकड़ के एनआरसी के आंदोलन में, और क्या कहा गया पुलिस ने कि वो इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। और मैंने वहां भाषण क्या दिया कि मैंने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी कि हम भारत के लोग, जब जज साहिबा ने पूछा, कामनी लॉ मैम थी, उन्होंने पूछा कि चंद्रशेखर का भाषण दिखाइए, क्या उन्होंने भड़काऊ भाषण, तो दिल्ली पुलिस का कहना था कि वो भाषण उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो उन्होंने ये पूछा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कि बहुत, ये दिल्ली पुलिस है, देश की राजधानी की, यहाँ स्पेशल सेल है, अगर ये इतनी कमजोर है कि जो आदमी भाषण दे रहा है, जिसके को मुकदमा लगा जेल भेजा है, उसका उनके पास भाषण नहीं है, तो किस आधार पर उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया? तो इस आधार पर मुझे बेल दी गई। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं मेरठ आया और मैंने क्या कहा, एक विवाद चल रहा है सम्राट मीर बोझे को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज के लोग। मैंने क्या स्टेटमेंट दिया कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड कर दे कि जातीय संघर्ष बिल्कुल, क्योंकि कोई आदमी सुनना नहीं चाहता, ना इस पक्ष को ना इस पक्ष को। हमको लगता है कि अगर आप इस पक्ष की बात करो ये नाराज हो जाएगा, इस पक्ष की बात करो ये नाराज हो जाएगा। बात नाराजगी की नहीं है, जातीय संघर्ष ना हो, जो हमें लग रहा है कि हो सकता है, तनाव ना पैदा हो दो समुदाय में। इसलिए मैंने कहा कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए और दोनों तरफ के लोग अपने एविडेंस दे और सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड कर दे, उसको सख्ती से लागू करा दे जाए कि भाई अब इसमें कोई वो नहीं होगी। तो मैंने कौन सा भड़काने की बात की? मैं जब न्याय संगत ये कहता हूं कि आई लव मोहम्मद का जो बैनर है, अब अगर आपकी आस्था सनातन में है, आप आई लव महादेव का कार्ड पकड़े खड़े हो जाते, तो ये अपराध कैसे हो सकता है? आप मुझे बताओ। मेरी आस्था अगर गुरु रविदास जी में या भगवान बुद्ध में, मैं आई लव गुरु रविदास जी, आई लव गुरु समनदास जी, आई लव भगवान बुद्ध का वो ले खड़ा हूं, इसको कैसे आप क्राइम वो कर दो डिक्लेयर? नहीं, लेकिन अभी आपने कुछ समय पहले जब शब्दों की बात चल रही थी तो आपने कहा कि शब्द गलत नहीं है, भावनाएं गलत है, कहीं भड़काने की भावना तो नहीं है, या किसी के प्रति ही उसको टीज करने की भावना तो नहीं है, अबे तबे टाइप के शब्द लगाने। वो कानूनन जुर्म हो जाए। तमाम विद्वानों ने जो पोस्टर आए इस पे कहा है, धार्मिक विशेषज्ञों ने कहा कि भाई ये तो दिल का मसला है, मन का मसला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पोस्टर दिखा के ये भड़काने की साजिश हो रही हो, तो क्या फिर पुलिस को नहीं उसको रोकना चाहिए? नहीं, उस पे फिर मैं कह रहा हूँ, मैं तो और जगह नहीं जाता, मेरे सहारनपुर में एक आदमी ने, सिंगल आदमी ने ये पोस्टर पकड़ा। तो आपका कहना है कि पोस्टर लगाना ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, पोस्टर पकड़ा, पुलिस उसको इस तरह लेके गई, उसकी गर्दन पकड़, उसको इस तरह लेके जा। मेरा कहना ये है भाई, उसका अपराध क्या है ये तो बता दो। आप ज्यादा ज्यादा करो, उससे कह दो भाई आपने दिखा लिया, अब आप अपने पोस्टर को जेब में कर लो। इससे इस तरह की अशांति ना पैदा। अगर कोई हुजूम जाके इस तरह दिखा रहा है, दूसरे आदमी को टीज कर रहा है, तो रिएक्शन होगा। कोई आदमी मस्जिद पे लेके एक आदमी खड़ा हो गया है, तो मुझे नहीं लगता किसी को टीज होगा। और मैं तो उनसे भी कहता हूं जो लेके, तो भाई अपने प्रेम को अपने दिल में रखो। आज का माहौल ऐसा है कि धार्मिक स्वतंत्रता कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, लेकिन सरकार ने नहीं दी है। आपको लगता है उत्तर प्रदेश सरकार सुनना चाहते हो? उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक स्वतंत्रता सुनना चाहते हो जी? तो सुनो, कावड़, ये जब कावड़ का त्योहार था, कितनी जगह गाड़ियां टूटी, मेरठ से लेके गाजियाबाद,
हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, कितनी गाड़ियां तोड़ी, कितने लोगों को पीटा गया, कितने लोगों को हाथ जुड़वा के पीट के थाने बंद किया सरकार ने। क्राइम तो क्राइम है ना। कितनी गाड़ियां टूटी, आप बताओ, कितनी स्टोरियां कवर की होंगी अमर उजाला ने। आपको पता होगा, मैंने गाजियाबाद में देखी, मैंने मेरठ में देखी, मुजफ्फरनगर में, हरिद्वार पुलिस ने तो बाद में डंडा बजाना शुरू कर दिया कि भाई ये धार्मिक लोग कावड़िया नहीं, तो दंड है, अपराधी लोग हैं, इस तरह से हिंसा कर रहे हैं। उन्होंने तो, क्योंकि वहां के व्यापारियों ने कह दिया कि अगर हमारी दुकानों में हमला कोई करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो फिर उन्होंने सख्त कर दिया। फिर मुख्यमंत्री को भी कहना पड़ा कि भाई ये इस तरह की हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों क्यों आप समझो ना, एक जैसा कानून एक सबके लिए बराबर है ना, तो एक जैसा व्यवहार करो। तो आपको एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हो? उत्तर प्रदेश सरकार, आपका कहना है कि वो हाँ, धर्म देख के कार्रवाई करती है। कांवड़ियों बिल्कुल पर साफ कार्रवाई कहना, होनी चाहिए थी। कार्रवाई, अपराध जो करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप इतने घटना होने के बाद एक आदमी पे एफआईआर नहीं दर्ज करते हो, और यहाँ एक बोर्ड पे, सिर्फ एक कागज पे आप जानवरों जैसे सलूक करते हो, तो फिर तो जवाब देना पड़ेगा ना। फिर मेरे जैसे लोग चुप हो जाएं तो फिर ये, जब मैं पार्लियामेंट में गया था ना भाई जी, तो मैंने जब ओथ ली ना, उस ओथ में ये था कि मैं भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं, लोगों के प्रति जो लोगों के राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हम लोग लेने के लिए यहां खड़े हैं। मुझे वो संविधान की शपथ याद है। अगर हिंदुओं पे भी कोई अन्याय करेगी सरकार, तो मैं उनकी लड़ाई भी लड़ूंगा। लेकिन अगर मुसलमान पे, बौद्ध पे, क्रिश्चियन पे, जैन पे, सिख पे भी अगर अत्याचार होगा, तो मैं उसकी लड़ाई भी उतनी ताकत से लड़ूंगा जितनी ताकत से दूसरे भाई की लड़ाई लड़ूंगा। अभी आप सांसद बनने हैं, लेकिन सुरक्षा आपको केंद्र ने पहले ही दे दी। आप पे गोली चली, जी नहीं, सुरक्षा किसको मिलनी चाहिए? चुनाव के वक्त ये आरोप भी लगे कि कहीं ना कहीं चुनाव को त्रिकोणीय चतुष्कोणीय बनाने के चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा देके सुरक्षा से चतुष्कोणीय हो जाता है तो कोई सुरक्षा वाले हार गए आपके यहाँ? पता नहीं है आपको? आप देखो आपके अड़ोसी पड़ोसी कितने सुरक्षा वाले हारे हैं। सुरक्षा से जीत जाता क्या आदमी? चुनाव चतुष्कोणीय हो जाता है। ये कहा गया कि मैं आपको बताता मैं आपको बताता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। और ये आप नहीं, मैं, ये तो विपक्ष के लोगों ने भी कहा, कुछ लोगों ने, मैं आपकी जानकारी उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। 1 इंच का फर्क है मेरी गोली में। अगर वो गोली 1 इंच इधर होती तो चंद्रशेखर एक हिस्ट्री के तौर पर रह जाते, हमारे आंदोलन को एक बहुत बड़ा नुकसान होता। मैं अपने आंदोलन का फेस, कौन लोग मानना चाहते हैं? अब मैं इस बात कंप्लीट कर दूं, मैं किसी व्यक्ति पे नहीं जा रहा हूं। हम एक वैचारिक आंदोलन चला रहे हैं। जिन लोगों को उस वैचारिक आंदोलन में खतरा है, जो लोग चाहते हैं वो वैचारिक आंदोलन आगे ना बढ़े, तो वो तमाम तरह के प्रयास करते हैं। एक बात, तो मेरे ऊपर गोली चली। जब गोली चली तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि तो पब्लिसिटी असिस्टेंट अपने आप चलवा ली होगी। तो पुलिस तो मेरी नहीं है उत्तर प्रदेश में। पुलिस ने गिरफ्तार किया, 4 लोगों को अरेस्ट किया। मेरी ये मांग थी कि और एक्सप्लोजर किया जाए क्योंकि और लोग हैं, तो मेरी मांग को नहीं सुना गया। 4 लोग पेश किए गए, उनसे पुलिस से पूछा मीडिया ने कि क्या ये डराना चाहते थे, मारना चाहते थे? तो पुलिस का बयान है, डीआईजी का, अजय साहनी जी का, कि ये डराना नहीं, ये हत्या करना चाहते थे, ये चंद्रशेखर को मारना चाहते थे। तो इतने बड़े आंदोलन का जो फेस है, जिससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, जो राजस्थान में चुनाव जब लड़ते हैं तो बहुत कम मार्जिन से 3 सीटें हार जाते हैं, मध्य प्रदेश में बहुत कम मार्जिन सीटें हार जाते हैं, जो महाराष्ट्र में बहुत कम मार्जिन सीटें हार जाते हैं, 22 राउंड तो आगे रह के। तो उस आदमी पे जब गोली चली तो मैं अकेला थोड़ा ही था सुरक्षा की मांग को उठाने वाला, मेरे साथ पूरा विपक्ष खड़ा था जंतर मंतर पे दिल्ली में। जयंत चौधरी जी आए, कांग्रेस के बहुत सारे बड़े नेता आए, तेलंगाना की एक पार्टी है चंद्रशेखर जी की, उनके नेता आए, समाजवादी पार्टी के नेता आए, लेफ्ट पार्टी के नेता आए, आरजेडी के नेता, तमाम नेताओं ने आके कहा कि भाई इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनकी जान पे खतरा है। और जब मुझे सुरक्षा मिली, और क्यों मिली इसका जवाब इंटेलिजेंस को से पूछो ना आप, कि ऐसी क्या सिचुएशन थी कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर गोली चलाई थी उनको 1 साल के अंदर ही बेल कैसे मिल गई? मीडिया कवर नहीं करती ना। 1 साल के अंदर उनको बेल, मेरा चुनाव चल रहा था, उनको बेल मिल गई।
तो ऐसी इंटेलिजेंस पे क्या रिपोर्ट थी कि अगर इस आदमी को सुरक्षा नहीं दी गई तो हो सकता है कि चुनाव के दौरान ये आदमी मारा जाए। इंटेलिजेंस ऐसे थोड़े मिल गई। जी तो जो लोग तब तक मेरे साथ सुरक्षा की मांग कर रहे थे वहां खड़े होकर, फिर वही लोग कहने लगे भाई इनको सुरक्षा क्यों दे दी। और मैं तो कहता हूं सारे नेता को छुड़वा दो, मैं भी छोड़ देता हूं। और मैं तो आज छोड़ूंगा, मेरा क्या है। मेरी सुरक्षा तो उसके भरोसे है जिसने मुझे पैदा किया, इस कुदरत ने, या मेरे लोगों के भरोसे है। लेकिन आप ये सोचो, मैं तो फील्ड का काम आज भी नहीं छोड़ रहा हूं। जी ये डन मैं तो आज भी फील्ड में हूं। डन चेक कर ले बेटा एक बार। अभी आपने जब बात करी कि आप पे हमले के बाद सुरक्षा की मांग करने वालों में नाम आपने गिनाने शुरू किए, तो जयंत चौधरी का नाम लिया, अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया। आपकी जो पहली राजनीतिक दोस्ती की चर्चाएं चली जब आजाद समाज पार्टी आई, तो अखिलेश यादव उसमें से नहीं पहले नहीं, मैंने जो आया था मंच पे जी उसका नाम ठीक लिया। है, समाजवादी पार्टी के जैन जी आए थे मंच पे। समाजवादी पार्टी के नेता आए थे, अखिलेश नहीं आए। हाँ, खैर, अच्छा जो नहीं आया उसका नाम कैसे ले दूं, जी, आप कोई बताओ। बात उनकी नहीं, पार्टी के बहुत सारे नेता आए। मैं अभी आता हूँ उस हाँ। पे। जो पहली राजनीतिक दोस्ती जो आजाद समाज पार्टी बनने के बाद आई, मुझे वो इंटरव्यू एक टीवी चैनल का याद है जब आपने ये भी कहा कि अभी फोन अगर वो करें तो मैं अभी साथ देने को तैयार हूँ। Yes. आपने ऑन, और मेरे ख्याल से कोई दूसरे बड़े नेता भी थे, उनसे बोला कि आप अभी फोन करा लीजिए अखिलेश यादव से, मैं साथ देना। और शुरू में लग रहा था कि दो युवा चेहरे हैं, पश्चिम में आप बड़े मुफीद होंगे उनके लिए, एक अच्छे चेहरे होंगे, खासतौर से उस कम्युनिटी में जहां सपा के वोट थोड़े से कम रहते हैं। आप फिर ये हुआ क्यों नहीं, मतलब कैसे ये दोस्ती, आपने हमेशा बड़े भैया की तरह उनको मैंने अभी एक इंटरव्यू में ये पूरी बात बताई, क्योंकि उनके एक नेता ने एक इंटरव्यू में इस तरह की बातें की। वो बड़ी, मैं राजनीतिक भाषा को समझता हूँ कि भाई वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो फलानी पार्टी की गोद में बैठ गए हैं, तो ये है वो है। तो मुझे लगा कि अब इस बात को स्पष्ट करना चाहिए, इसको अब छिपाना नहीं चाहिए कि किसका फोन आया, कौन बीच में था। तो मैंने एक इंटरव्यू में अभी कुछ दिन पहले पूरी बात विस्तार से बताई कि मेरे पास किसका फोन आया। किसका आया, अभी थोड़ा शॉर्ट में बताएं तो बताएं। हाँ, मेरे पास फोन आया और बड़ी शानदार कहानी है। मतलब ऐसा लगेगा आपको, एक मूवी है वो, जिसमें उस तरह की वो हर कंडीशन इस तरह की होती है कि आदमी को झटका लगता है, यार इसको तो हम कुछ और सोच रहे थे तो कुछ और निकल गया, जी इसको तो हम हीरो समझ रहे तो विलन निकल गया, जी इसको हम विलन सोच रहे तो हीरो निकल गया। जी तो हुआ ये कि जब मैं उनके यहाँ पर मौजूद था तो उस अलायंस की बातचीत में एक शख्स थे, जज साहब, जी सिटिंग जज थे तब वो, जी और लास्ट बातचीत के दौर में वो थे। ये जज साहब जो आपके सामने चुनाव लड़, हाँ, मैं इसको पूरा कर दूं। जी तो तब वो नोएडा पोस्टिंग थे। मैं इनसे मिला, इन्होंने कहा कि भाई हम बात कराएंगे और आपका अलायंस हम लोग कराएंगे, और हम लोग काम कर रहे हैं बहुत, मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और हम लोग इस तरह से, हमारी टीम काम कर रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है बात। मैं तो तैयार था, क्योंकि वह हाथरस जैसी घटनाएं हुई थी। और मैं यहाँ आपके चैनल पे एक बात और बता दूं कि कल ही हाथरस के परिवार का मेरे पास मैसेज आया है। जी तो जो नौकरी और जो घर का वादा किया था सरकार ने, वो पूरा नहीं किया। 8 साल की सरकार हो गई उत्तर प्रदेश में, और वो परिवार कैद में है। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब हाथरस का जिक्र आ गया, जी उनकी लड़ाई दोबारा लड़नी पड़ेगी, आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ। जी तो मेरे तो मन में इच्छा थी कि भाई हाँ, ये अलायंस हो और हम लोग बीजेपी को हरा दें उत्तर प्रदेश में। जी तो जब मैं उनके यहाँ चला गया, जब मैं गया तो दूसरे चैनल से गया, एक और व्यक्ति बीच में थे, जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र कुमार भाटी जी, उनके जरिए जो आए थे। जी तो जब मैं वहां चला गया तो कम सीटों पे जब बात हुई, और मैं उस पर भी एक बार को हमारी पार्टी लोग चर्चा हो रही थी, लेकिन ये हो रहा था एक बार स्पष्ट हो जाए कि भाई जो भी उसकी संख्या है वो स्पष्ट हो जाए, क्योंकि अब चुनाव का आखिरी दौर है, तो अब चुनाव बिल्कुल पीक पे है, सामने रखा है, तो अब कोई ज्यादा वो नहीं किया जाए। दर्शकों को बता दूं कि हम बात कर रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव की, 2022 के विधानसभा चुनाव। तो जैसे मैं बाहर आया और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एंट्री की, तो वो जज साहब मेरे पास आए, उनके साथ एक और व्यक्ति थे। वो उन्होंने हमसे पूछा क्या रहा, हमने कहा कि ऐसे ऐसे, और हमने उनसे बातचीत कर ली और ये हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं रुक जाओ, जितनी सीटों पे हमारी बात रखी उसी पे वो करना है, और आपने गलती की, आप पहले आगे, हम आपको हमारे साथ ही आना था, हमने समय ले रखा है ये सब चीजें। तो मैंने कहा यार हम तो बातचीत करके आगे, नहीं नहीं, तो क्या नहीं, ऐसा नहीं, हमारा वो, आप ऐसा मत करो, हम बात कर रहे हैं अभी, आप रुक जाओ।
तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो रिश्ते खराब ना हो। तो उन्होंने फोन किया, और जिनको फोन किया वो विदेश में थे, तो दिन रात का कुछ चक्कर था। तो वो जो शख्स उधर थे जिनको फोन किया, उन्होंने फोन किया अखिलेश जी को। अखिलेश जी ने फोन रिसीव नहीं किया। फिर उन्होंने मुझसे बात की कि अच्छा रुको थोड़ी देर, अभी बात करना है। तो मैं वहां रुक गया। इतने में वो उदयवीर सिंह आए और मुझसे कहा उन्होंने कि भाई आप जब बाहर जाएंगे तो ये कहना, वो आपसे पूछेंगे कितनी सीटों पे अलायंस हुआ, तो आप कहना हम सारी सीटों पे लड़ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वो जो शख्स वहां दो खड़े थे, उन्होंने उदयवीर सिंह से कहा कि ये उनका फोन है, एक बार आप बात करवा दो अध्यक्ष जी से, अखिलेश जी से कराने के लिए। तो उदयवीर सिंह ने एकदम बहुत गुस्से में के स्वभाव में कह दिया कि भाई ये बड़े नेताओं की बात है, मुझे इसमें बीच में लो, उनसे कहो सीधे बात कर लेंगे अखिलेश जी से, मैंने बीच में आना हूं। ये बात कहकर उदयवीर सिंह चले गए। और इन्होंने मुझसे कहा, जो दो लोग अंदर आए थे, कि भाई आप जाके एक बार अखिलेश जी को कह दो कि हम शाम तक बताएंगे। और ये बात मैं अखिलेश जी से जाके कहा कि भाई इसको आप थोड़ा सा, इसमें वो है, इसको आप सीटें थोड़ी सी बढ़ा दो, क्योंकि हमें भी जवाब देना है सोसाइटी में जाकर, बीजेपी को हराना है। लेकिन कम से कम जो है, हम जो लोग हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं 5-6 साल से, उनको तो कम से कम हिस्सेदारी हम लोग दे पाए कि हम एमपी एमएलए बनने की लड़ाई खुद के लिए नहीं लड़ रहे। तो ये बात में उन्होंने कहा ठीक है, आप इनको एक नाम बता दें कि इनको कह के आ जाना, इनको आप बता देना। तो वो जो शख्स हैं वो वही मनोज कुमार जज साहब हैं जो मेरे खिलाफ लोकसभा के प्रत्याशी बनाए इंडिया अलायंस यानी कि समाजवादी पार्टी ने, जो आपको बात करा रहे थे अखिलेश यादव से साथ लाने के यस, जिन्होंने मुझसे बातचीत होने के बाद ये कहा कि अभी आप रुक जाओ, अभी आप जो है तो आपका अखिलेश जी को हाँ मत करो, जी, क्योंकि जिन सीटों पे हमारी, जितनी सीटों पे हमारी बात है उसी पे अलायंस होगा, आप चिंता मत करो, आप ये बात अखिलेश जी से कह दो कि हम शाम तक बताएंगे। एक बात, वो नोएडा ट्रांसफर होकर बिजनौर आए, और बिजनौर आके उन्होंने नौकरी छोड़ी, और वहीं से उन्होंने चुनाव की तैयारी कर दी, और फिर वो जो है समाजवादी पार्टी द्वारा वहां प्रत्याशी बनाए गए। एक बात, तो मुझे नहीं पता वो कराना चाहते थे या इसको हटाना चाहते थे, या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थी, या इस तरह से उनको ऐड किया गया था कि एंड टाइम पे सारा दोष चंद्रशेखर के ऊपर चला जाए और ये अलायंस ना हो, और इसका दोष भी चंद्रशेखर के ऊपर जाए। एक बात। दूसरा, जिनसे बात कराई थी उनका नाम है मौलाना राशिद फिरंगी महली साहब जी, क्योंकि कोई बुरा काम नहीं था जी भाई, दो दलों को जोड़ना, उसमें बातचीत में भूमिका अदा करना, वो कोई बुरा काम तो था नहीं। तो जिनसे बात कराई थी, जिनका फोन का वो जिक्र करते हैं कि फोन आया, वो फोन था उनका, उस बात को उदयवीर सिंह भी जानते हैं। मौलाना राशिद फिरंगी महल साहब। हाँ, ये मनोज जी ने और मनोज जी के साथी जो थे उन्होंने ये बात कराई। और मैं इसलिए टू बी फ्रैंक कह रहा हूं इस बात को, क्या मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, एक बार जिंदगी मिली है, मैं झूठ बोलने में कोई बहुत भरोसा नहीं रखता, जो कहना साफ सुथरा कहना चाहिए। लेकिन जब कोई घुमा फिरा के किसी बात को कहता है, मतलब आप ही को आरोपी बनाने का, आप ही की छवि खराब करने का, आप ही के ऊपर इस तरह का एलिगेशन लगाने का की बात करता है, तो फिर सबक सिखाना, फिर सच बताना और जनता को पता लगे, ये बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि चलो वो तो तब की बात होगी, इंटरव्यू उन्होंने अभी दिया, फिर उसके बाद आप मेरे साथ मिलकर क्यों लड़े नगर पालिका का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव जी, उसमें आप क्यों मेरे साथ मिलकर लड़े? आप सहारनपुर में मेरे साथ क्यों बैठ के पीसी किया आपने, अगर मैं गलत आदमी था? जब दोबारा मेरी इनकी बातचीत हुई तो मैंने इनको कहा कि भाई अगर मन में कोई शिकवा तो दूर कर लो बैठ के, आप कोई रखो दिल में मत रखना। मैं राजनीति बहुत नया आदमी हूँ, राजनीति भी इसलिए कर रहा हूँ कि जो हालात हैं उन्हें बदले, नौजवानों को रोजगार मिले, कमजोर वर्ग के लोग बहुत अत्याचार हो रहा है, दलित पिछड़े मुसलमानों पे, और बहन बेटा सुरक्षित नहीं, इसलिए मैं राजनीति कर रहा हूँ। बाकी मैं कोई राजनीतिक आदमी अखिलेश यादव से नाराजगी है इस बात को लेकर? नहीं। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव है तो एक सीट, मैं तो एक ही सीट कह रहा था, एक सीट पे लड़ना चाहता हूँ, और लड़े भी 2 ही सीट, दूसरे में बाद में लड़े, आखिरी में जब मेरे चुनाव फर्स्ट फेज में हो गया, तो तब क्यों नहीं दी, तब क्यों नहीं कहा कि भाई चलो साथ मिलकर लड़ते हैं? तो जो ये सोचते हैं कि उनके मन की, मैं राजनीतिक दलों की सोच बताता हूँ, वो सोचते हैं कि बीएसपी नाम का जो राजनीतिक दल था, जो कमजोर वर्गों की आइडेंटिटी था एक समय में, वो कमजोर हो गया है, तो उनका वोट छिटक रहा है। तो उनका वोट जो छिटक रहा है, ऐसे में कोई दूसरा दल खड़ा हो जाएगा तो वोट वहीं संगठित हो जाएगा। तो उनका पिछला दल तो कमजोर पड़ गया, तो नए दल को भी आप खड़ा मत हो, उसके ऊपर भी इस तरह के एलिगेशन लगाते रहो, इस तरह की बातों के खिलाफ करते रहो, जिससे कि वो जो वर्ग है जो एक उस विचार का, वो संगठित ना हो उस आंदोलन के प्रति। तो उनका जो बिखरा वोट है, जो बाबा साहब की बात करता है, फूले साहब की बात, वो बीजेपी को हराने के नाम पे हमारा वोटर बन जाए, ये एक सोचे समझा टेक्निकल जो है प्योर राजनीतिक वो है। और उसके लिए लेके आज बड़े लोगों के बयान बदले हैं, इस तरह की बातें करते हैं।
जो लोग जिन लोगों ने काफी नुकसान पहुंचाया वो भी फिर अब इसी वर्गों की बातें करते हैं। ये भी किससे छिपावा नहीं, और जनता भी इस बात को जानती है। उसके बाद कभी अखिलेश यादव से बात हुई कब? इस चुनाव लड़ने के बाद? हाँ हुई ना, पार्लियामेंट में होती है, कई बार आमने सामने होता है। कभी दोबारा संभावना होगी दोनों साथ? समय देखो, राजनीति में अनिश्चितताएं होती हैं। अब नहीं मतलब नेताओं वाले बयान देने लगे हो। नहीं समझे नहीं, अनिश्चितताएं होती हैं, कभी परिस्थिति ऐसी हो, इस तरह की सिचुएशन हो। तो जैसे इंडिया अलायंस ने तो मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन अब जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो मैंने तो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को वोट दिया। जी। ठीक है, मैं उनसे जाके मिला रिटायर्ड जज साहब से, मुझे आदमी अच्छे लगे, बात हुई मेरी, तो मैंने जाके उनको वोट किया। तो कभी परिस्थिति ऐसी बन जाए, राजनीति में संभावना की कोई वो नहीं होती है। कभी भी कोई देखो, जब बीएसपी और समाजवादी एकजुट होकर चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें इतने बड़े बड़े आरोप थे, जी। तो अब आरएलडी और समाजवादी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं जी। कि चौधरी अजीत सिंह जो है मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए, किसी छिपा हुआ थोड़ा ही है। हाँ सब जन। जी। ठीक है, जब वो मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं जी। तो क्या नहीं हो सकता। मतलब एक संभावना भी है जब कि जब आप मध्य प्रदेश में समाजवादी कांग्रेस आमने सामने लड़ सकती है, जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा में मिलकर लड़के और हरियाणा में आमने सामने लड़ सकती है, जब इंडिया अलायंस के होते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में आमने सामने लड़ सकती है, तो राजनीति तो संभावना की बात, आर्ट है ना ये तो। ये एक आर्ट है, तो इस आर्ट में कभी भी कोई किधर भी फिट बैठ सकता है। लेकिन अब हमारा पूरा फोकस, हमें समझ आया कि बहुत जल्दी कुछ नहीं बनेगा, तो आजाद समाज पार्टी किस तरह स्टैब्लिश किया जाए, किस तरह। देखो एक चीज आप समझो, नेता बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं, नेता वही रहते हैं। आप भी अपने आसपास देखोगे कितने ऐसे नाम मिलेंगे जो इस पार्टी में भी थे, इस पार्टी में विधायक सांसद वही रहते हैं। आजाद समाज पार्टी प्रयास कर रही है माननीय काशीराम साहब के फॉर्मूले पे कि नई लीडरशिप खड़ी हो, जो जिसके अंदर उस तरह के विकार ना हो, जो उस तरह की चोर बाजारी की राजनीति ना करती हो, जो उस तरह की जो है इसमें मैं उस तरह का उनके अंदर जो है भावना हो, और जो सेवा भाव से राजनीति करना चाहते हो, ऐसे नई लीडरशिप पैदा की जाए। इसके लिए आजाद समाज पार्टी काम कर रही है, क्योंकि पहले ये छात्र शक्ति से होता था। जी। छात्र चुनाव के जरिए, अब ये बंद हो गया। जी। किसान का बेटा आता था कॉलेज में, जी। गांव से निकल गए, जैसे ये है हमारा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, यहाँ आया, किसी चुनाव का हिस्सा बना, पहचान बनी, बोलना सीखा, संघर्ष करना सीखा, अपने क्षेत्र में गया तो और प्रयास करके आगे बढ़ जाएगा। अब ये छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए, तो नया नेता कहाँ से पैदा होगा, आप मुझे बताओ। नहीं, मैं इसी सवाल पे आ रहा हूँ कि जब बाबा साहब अम्बेडकर के जो जो विचार थे, काशीराम जी के विचार थे, उस पे बसपा बहुजन समाज पार्टी काम कर रही थी। उन्हीं की स्थापित पार्टी है काशीराम जी की, आपकी पार्टी काशीराम जी के नाम पे। ठीक है, तो फिर चंद्रशेखर बसपा के साथ क्यों नहीं गए? चंद्रशेखर अलग क्यों हो गए? मतलब ये जो वो वोट बैंक है, जो विचारधारा है, ये बात क्यों हो रही है? ऑब्वियस है, अगर आप कैंडिडेट खड़े करेंगे, बसपा भी अपने कैंडिडेट खड़ा करती है, तो बटेंगे वो वोटर जो बाबा साहब की विचारधारा जुड़े हैं, जो नहीं ये आपका सोचना है कि बटेंगे, ऐसा नहीं। मैं इसका उदाहरण दो आपको देता हूँ। नहीं, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। तो क्या कभी ऐसा हुआ जब आपको लगा हो कि मुझे बसपा में जाना चाहिए? नहीं, एक मिनट, मैं आपको इसका भी इसके बारे में बता देता हूँ। मैंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए, और प्रयास करने में मुझे सफलता नहीं मिली, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं ताली के लिए हाथ आगे बढ़ाऊं और आप हटा लो, तो वो हवा में लहर के उसको वापस मतलब बसपा की तरफ से प्रयास नहीं? हाँ, प्रयास नहीं, पूरी पार्टी की तरफ से। हाँ, नहीं प्रयास, इसमें कोई दो राय की। और हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास किया गया हमारे वर्करों को भी। भीम आर्मी के साथियों का मैं इतना धन्यवाद देता हूँ कि आज उनकी वजह से गरीबों के मुकदमे लिखे जाते हैं, अगर उन पर अन्याय होता है और गिरफ्तारियां होती हैं, ये पहले कभी होती नहीं थी। और भीम आर्मी की देन है कि तमाम पार्टियों के नेता दौड़े जाते हैं, कहीं कोई घटना हो जाती है, वरना हिलते भी नहीं थे। जितने मैंने घोषणा की थी, घोषणा नेता जेल में चले गए थे एक दिन पहले। ठीक है, तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल खड़ा किया एक ही विचार कर। देखिए, इसके लिए आपको ना थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दौड़ था आरपीआई का, बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी, बाबा साहब अम्बेडकर के विजन से जुड़ी हुई थी। काशीराम साहब उसमें काम करना चाहते थे, आरपीआई के लोगों ने मौका नहीं दिया, तो काशीराम साहब ने अपना दल बनाया बीएसपी के रूप में। अब अगर इसको देखा जाए, और आप सोचो मेरी जगह स्टूडियो में साहब काशीराम बैठे होते, आप उनसे कहते साहब आपने आरपीआई के रहते अपनी पार्टी क्यों बनाई, वो तो बाबा साहब की पार्टी थी, तो बाबा साहब का विजन था। तो फिर आज 4-4 बार सत्ता का सुख उत्तर प्रदेश के लोग कैसे मिल पाता? साहब काशीराम अपनी योग्यता को कैसे समाज के बीच में लेके आ पाते? इतना बड़ा नेतृत्व कैसे खड़ा होता है, इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा होता है? हर आदमी में क्षमता होती है। तो साहब काशीराम ने मजबूरी में दल बनाया, और दल में मेहनत, अपना अनुभव झोंका, और वो दल एक समय ऐसा हुआ कई स्टेटों में
सरकारें किस कौन बनेगा ये तय जी। करने में काशीराम साहब का जी। रोल था, किसको जिताना किसको हराना इसमें रोल था। जी और कई जगह एमपी एमएलए जीते, पूरे देश में आंदोलन खड़ा हुआ, राष्ट्रीय पार्टी बनी 12 साल के अंदर। अब यही प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया में ये समझिए इसका सेकंड थर्ड फेज आया। अब बीएसपी ने दरवाजे बंद किए तो आजाद समाज पार्टी बनी, और आजाद समाज पार्टी ने 5 साल के अंदर ही चौथे साल में अपने आप को साबित किया। जी हालांकि वो 2023 में भी कर देती। मध्य राजस्थान में हमारे 3 एमएलए 5, 7, 11 हजार के अंतर से हारे हैं। मध्य प्रदेश में भी एक एमएलए हमारा इतने अंतर से हारा है। महाराष्ट्र में भी एक एमएलए हमारा 4,000 के अंतर से हारा है। 22 राउंड तक आगे चलता रहा। जी तो आजाद समाज पार्टी 3 साल में खुद को साबित कर देती, लेकिन वो परिस्थिति नहीं बनी, क्योंकि जीत से ही माका जाता है। तो आजाद समाज पार्टी ने तो 2024 में अपने आप को साबित कर दिया कि 2 सीटों पर लड़के एक में जीत गई और दूसरी सीट पर 80,000 से ज्यादा वोट ले लिए। तो आजाद समाज पार्टी ने तो कि जनता में क्या, उनके प्रति क्या विचार, क्या विश्वास है, इसके लिए वो बटन दबा है, तो बटन ने तो साबित कर दिया कि आजाद समाज पार्टी लोगों के दिलों में जगह बना गई। जब आप प्रयास करें तो बहन जी से बात हुई तो नहीं हुई नहीं, और फिर आपकी प्रयास आज करने तक बंद कभी- कर दिए। अभी आपकी आज तक भी बहन जी से बात हुई? नहीं 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 नहीं, और अब प्रयास करने बंद कर दिए, क्योंकि जब मैं प्रयास नहीं, करता हूं- अब आपका एक बड़ा आधार है कि उधर से प्रयास हुआ, जैसे आप कह रहे हैं सपा नहीं से नहीं कुछ लोगों ने नहीं, कोशिश नहीं की। हुई। और देखो, बसपा मैं में कुछ इस लोग- यूपी में इसका एक और उदाहरण बताता हूँ। समाजवादी पार्टी में एक ही परिवार में 2 अलग अलग दल बने, जी और वो पार्टी भी चुनाव लड़ी, वो भी चुनाव लड़ी, लेकिन बड़े बड़े पैमाने पर लोग जो लोग संघर्ष करते उन्हीं के साथ गए। जी और बाद में तो वो तो परिवार एकजुट हो गया। जी जब वो परिवार एकजुट हुआ तो मैंने भी काफी प्रयास किए कि ये वाला परिवार भी एकजुट हो जाए, जी लेकिन ऐसा लगा कि वहां खून के रिश्तों का ज्यादा मोल था, संघर्ष के रिश्तों का कम मोल था, इसलिए जो है वो प्रयास सफल नहीं हुए। हालांकि अब मैं आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हूँ, भीम आर्मी का, और मेरे कंधों पर जिम्मेदारी कि आजाद समाज पार्टी और तेजी से आगे बढ़े, आजाद समाज पार्टी में नया नेतृत्व निर्माण हो, आजाद समाज पार्टी में हिस्सेदार सुनिश्चित हो, और आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का, देश का एक बड़ा दल बने। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे राजनीति संभावनाओं खेल है, आपने बताया। हैं। यस, आपकी और जयंत चौधरी की दोस्ती पे बीच बीच बातें आती रही हैं, बड़े अच्छे आप में विचार भी हैं, मित्रता दोस्ती है, वो भाजपा के साथ हैं, भाजपा के खिलाफ है, तो ये दोस्ती के मायने क्या? हाँ, ये बड़ा मतलब आपको लगा हो कि आपने बड़ा शानदार सवाल किया है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बेबुनियाद सवाल है। मैं इसको स्पष्ट करूंगा। देखो, अभी जी इंडिया अलायंस जब बना जी तो इंडिया अलायंस में एक बहुत शानदार शेयर होल्डर थे, उनका नाम था नीतीश कुमार। जी तो नीतीश कुमार लालू जी के साथ कई बार गए, मुख्यमंत्री बने, जी कई बार बीजेपी के साथ गए, मुख्यमंत्री बने। जी अब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के सारे मीटिंग्स में थे, जी अचानक से नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ चले गए। जी उनको किसी ने किसी पार्टी का एजेंट नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, वोट कटवा नहीं कहा, कोई बात नहीं कही। हम्म, और यहां आप मुझसे कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जो इंडिया अलायंस का हिस्सा थे वो चले गए, तो आप मुझसे कह रहे हैं कि दोस्ती के आज नीतीश कुमार वापस आ जाए। अभी चुनाव चल रहा, सारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को वापस आ जाना चाहिए, आरजेडी के साथ अलायंस कर लेना चाहिए, बीजेपी ने उनको ये कर दिया, वो कर दिया। अगर वो आ जाए, सोचो नहीं मैं 1 मिनट, देखिए। तो लोग क्या कहेंगे, मास्टर स्ट्रोक हो गया भाई, नीतीश कुमार ने सबको वो कर दिया। राजनीति है। इस आरएलडी पहले भी कई बार बीजेपी के साथ जाके चुनाव लड़ चुकी है। नहीं, देखिए आपको जानकारी जो है ना? आपने जैसे कहा, 1 मिनट, जानकारी है नहीं, पहले जी बताइए। बिल्कुल है। और कई बार आरएलडी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री भी बने हैं जी सरकार, वो कांग्रेस के साथ भी जाके मंत्री बने। मान लिया। अच्छा, 2019 में यही आरएलडी बीएसपी समाजवादी के साथ भी अलायंस करके चुनाव लड़ी है। लड़ी है नहीं लड़ी है? 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी और ये जो अलायंस था इसमें भी रही है। तो मेरी दोस्ती तब भी थी, मेरी दोस्ती आज भी है। हाँ, मैं देखिए आपने जो कहा कि इसको आप राजनीति से क्यों नहीं, जोड़ना चाहते मैं हैं? इसलिए मैं देखिए हाँ। राजनीति में जब आप आ जाते हैं सार्वजनिक जीवन में, तो आपके जितने भी रिश्ते नाते संबंध है वो आपके राजनीति के हिसाब से माने जाते हैं, तो ले जाते हैं। क्योंकि बात लगातार आ रही है, जयंत चौधरी आपके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग है। ठीक है। तो ऐसे में जब संभावनाओं की बात आप कर रहे हैं, अब आपने ये तो बात तय होगी, क्लियर होगी, अगर जयंत चौधरी भाजपा छोड़ के चले आएंगे अच्छा, सोचो कल वो भाजपा छोड़ के आ जाए, तो फिर दोस्ती हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ? तो दोस्ती हो नहीं, जाएगी, आपने क्या कहा, आप खुद सोचो। तो दोस्ती होने की अगर वो संभावना कल है। छोड़ के आ जाए, जी भाई कुछ भी संभव है ना, जी, देन फिर आप क्या कहोगे? तो दोस्ती होने की संभावना और कल फिर वो फिर चले जाए। नहीं। आप अगर देखो, उनका दल है, अगर वो छोड़ के चले आए तो आप वो आपकी उनकी दोस्ती हाँ, बिल्कुल तो हो आज भी है। सकती है, बिल्कुल हो दोस्ती तो सकती है। अभी भी है, आप मानते हैं कि बिल्कुल हो जयंत सकती चौधरी है। और आपकी दोस्ती है, राजनीतिक दोस्ती हो सकती है। निश्चित तौर पे व्यक्तिगत मेरी किसी से कोई हिंसा नहीं है, कोई मेरे मन में कोई इस तरह के भाव नहीं। मैं संतों गुरुओं को मानने वाला व्यक्ति हूँ। आपके
उन्हीं की पार्टी के एमपी हैं चंदन चौहान, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं उनसे, बिल्कुल भाई के रिश्ते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कल अगर वो आ जाए तो वो जिस वैचारिक में आ जाए वहां मेरी राजनीतिक दोस्ती नहीं हो सकती, जी इसलिए दूरियां है। कल वो उधर से इधर आ जाए तो राजनीतिक दोस्ती भी हो जाएगी। ये कोई बहुत बड़ा काम थोड़ा ही है, आप बताओ, ये कोई बड़ा ये काम? पश्चिम के लिहाज से बड़ा काम होगा, इसलिए मैं आपसे बोल और मैं आपसे पश्चिम की कह रहा हूं, राजनीति में जो है मैं फिर ये कह रहा हूँ, उनके वोटर्स में भी नाराजगी है। हाँ, उनका एक जो बड़ा वोटर है किसान, वो नहीं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाए। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं तो रहता हूँ ना क्षेत्र में रहता हूँ, मुझे तो पता है। तो मैं फिर लोगों किस से मिलता हूं। मजबूरी में जयंत चौधरी चले गए, आपको क्या लगता है? यही है तो मुझे क्या आधार है उन पर टिप्पणी करने का भाई? उनकी अभी पार्टी है, उनको जो सही लगा, जिस तरह की सिचुएशन थी, उनको जो महसूस हुआ, उन्होंने इस तरह निर्णय लिया। भाई मैं उन पर काहे को टिप्पणी करूं? पंचायत चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? हाँ, पूरी मजबूती से, इतनी मजबूती से कि जब पंचायत चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आप मेरी बात को देखना, हो सकता है सरकार पंचायत चुनाव को और पीछे ना कर तो दे। उन्हीं उन्हीं मतलब आप चूंकि व्यक्तिगत दोस्ती है तो मैं दोस्त तो कहूंगा, व्यक्तिगत दोस्त, उन्हीं दोस्त की पार्टी ने भी घोषणा, मतलब जयंत चौधरी जी पार्टी ने भी घोषणा की है कि वो भी पंचायत चुनाव लड़ेंगे और भाजपा से अलग होकर लड़ेंगे। तो ऐसे में तो अगर तो वहां क्या कुछ मेल संभव होगा या फिर बिल्कुल नहीं, अलग होगा? कोई उस तरह का चुनाव है ही नहीं ना। जी अब आप समझो, वो जिस अलायंस में है, वो कह रहे हैं मैं उनसे अलग होकर लड़ूंगा, तो ये अब आप समझो ना कि अलायंस में रहते हुए अपनी पार्टी का हित जरूरी होता है ना। जिस तरह के पंचायत चुनाव में अगर जिला पंचायत के खासतौर से महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, अध्यक्षों के महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं, पिछले कुछ समय में देखा गया कि चुनाव ज्यादातर निर्विरोध हो गए, इन पे चुनाव ही नहीं हुआ। नहीं नहीं, निर्विरोध नहीं है, डंडे के दम पे हुए, सत्ता के दम पे हुए। जब एसएसपी और डीएम जाके कहता है जिला पंचायत सदस्य को कि तेरे खिलाफ मुकदमा लिख दूंगा, तुझे जेल भेज दूंगा, तेरी फाइल खोल दूंगा, तो वो करेगा क्या? मरेगा क्या? नहीं तो पहले भी होता रहा है कि अब नया क्या? पहले भाई की हम सरकार- पहले नहीं थे राजनीति में, जब हमने सही तरह राजनीति करनी सीखी, होश संभाला, तो हम देख रहे हैं। जी बागपत में क्या हुआ आपने देखा? जी वो व्यक्ति कहाँ है? एक महिला जाके ऐसे घूंघट करके जाके वो नॉमिनेशन वापस ले लेती है। जी मतलब आप देखो ना, क्या नहीं देखा? जिनका जिस जिले में 2 मेंबर नहीं, वहां जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया है। तो इस बार अब कैसे लड़ेंगे? व्यवस्था तो वैसी रही। आजाद समाज पार्टी ताकत बना रही है, और आजाद समाज पार्टी का झंडा डंडा दोनों मजबूत है, भीम आर्मी का मजबूत संगठन है। कुछ भी करने से पहले अधिकारियों को सोचना पड़ेगा, सत्ता तो बदल जाएगी। आज गलत कर लेंगे तो कल भी तो यहीं रहेंगे प्रदेश में, कि चले थोड़े जाएंगे। आपने शुरू में आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, इन दिनों क्रिकेट पिछले 2-3 दिनों से बड़ा चर्चा में है, एशिया कप जीता भारत, हाथ नहीं मिला, ट्रॉफी नहीं ली। आपका क्या कहना है इस बात पे? भारत को एशिया कप खेलना चाहिए था, और अगर खेलना चाहिए तो क्या हाथ मिलाना चाहिए? देखो, पहले दिन जब, क्योंकि नाराजगी बहुत थी पहलगाम को लेके, जी तो मैंने साफ रूप से कहा नहीं खेलना चाहिए। जी लेकिन फिर मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट जो है, स्पोर्ट स्पिरिट एक अलग होती है। स्पोर्ट से देश की नीति निर्धारण नहीं होते हैं। जो नाराजगी हमारी है, जो अन्याय हमारे लोगों के साथ, परिवारों के साथ हुआ, वो नाराजगी हमारी आज भी है, वो रहेगी। हमारे नाराजगी तो इस बात पे सरकार से भी, कितना मजबूत समय था, देश साथ खड़ा था, विपक्ष भी आपके साथ खड़ा, तो आपको चाहिए था कि जो जिसका नारा लगा के आप आए थे कि वो पाक अधिकृत कश्मीर वापस लेंगे, तो उसको ले लेते। जिस तरह आप मीडिया के लोगों ने तो रात रात में हमें पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा दिया था, इस्लामाबाद पहुंच गए, कराची पहुंच गए। आपने कुछ मीडिया को बोला, आपने मतलब समझे नहीं, मैंने आपका मतलब ये है, सम्मान के तौर पे कह रहा हूँ। आप बताओ, चिंता बढ़ गई, रात को हम लोग 2 बजे तक सो नहीं पाए। कहें कराची पहुंच गए, और इस्लामाबाद पहुंच गए, पेशावर पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए, तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि यार पाकिस्तान में जो बैठ के देख रहा होगा वो कितना असर होगा हमारे ऊपर। आप ये समझो, इतना स्तर गिर गया है मीडिया का कि उसको देश की सुरक्षा, देश के लिए इतना गंभीर इशू कि जहां जंग जैसे हालात हैं, वो उसको मजाक ले रहा है, एंटरटेनमेंट ले रहा है, टीआरपी के तौर पे ले रहा है। आपने कहा स्पिरिट खेल क्यों चाहिए? इतना स्तर गिरा है कि लोग टीवी देखना बंद कर चुके हैं। मैं खेल पे आ रहा हूँ। आपने कहा खेल की स्पिरिट के लिहाज से आपको लगा होना चाहिए। नहीं तो ये गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर इतना ही होता तो खेलना ही नहीं था। और मैंने तो वो वीडियो भी एक जारी हुई, बंद कमरे में तो हाथ मिला रहे थे। बाहर खिलाड़ियों ने जिस तरह से नहीं, खिलाड़ियों के प्रदर्शन पे तो नाज है, बेहतर खेला, खिलाड़ियों ने जिस तरह से कहा कि वो भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, बयान दिए, लगातार दिए। नहीं, अच्छी बात होना चाहिए। तो फिर आपको कहाँ आपत्ति है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने रोका क्या मैच? मैंने जाके वहां झंडा लेके खड़ा हो गया। मैं तो अपने देश के, जहां भी मेरे देश का गौरव बढ़ रहा, मैं तो उनके साथ खड़ा। मैंने तो बधाई दी क्रिकेटर साथियों को जब ये शुरू हुआ एशिया कप।
और मैंने कहा कि उनको बधाई, और उनसे कहूंगा कि वो मजबूती से मुकाबला करें और एशिया कप जीत के लाए। और उनको आज फिर बधाई कि भाई वो एशिया कप जीत के लेके आए। लेकिन जो नाराजगी है, जो हमारे लोगों के खून से जो जमीन रंगी गई, वो नाराजगी रहेगी। और इसमें इसमें पड़ोसी देश को सुधार जितना जल्दी वो कर लेना चाहिए, ये उनके लिए अच्छा है। लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत खराब है। आज हमारा कोई भी नेबरहुड हमारे साथ नहीं है। नेपाल भी हमारे साथ नहीं है। अभी आप मानते हो नहीं मानते हो? अभी आपने नेपाल साथ नहीं है। मैं चूंकि नेपाल होके आया हूँ, हाँ। पूरे जो आंदोलन को देख के आया हूँ, जैन जी आंदोलन फेमस हुआ। राहुल गांधी ने उसके बाद बोला कि भारत का जैन जी भी कभी ऐसा खड़ा हो सकता है। लोग ये कहा गया पॉलिटिकली या वैसे कि ये भड़काने की। नहीं हो सकता है, मैं चैलेंज करता हूं, नहीं हो सकता है। इतना बटा हुआ समाज है जातियों में भी, जैसे इतने गोत्र हैं जी जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे जाट समाज, जी तो यहाँ गोत्र मलिक है, एलावत है, जी और बालियान है, राठी हैं, इतने गोत्र हैं, तोमर हैं, इस तरह गुजरों में है, भाटी हैं, कसाना है, जी। नागर हैं, इतने गोत्रों में बटे हुए हैं। आदमी इतनी छोटी इकाई के अंदर नहीं, ऐसा हो ही क्यों? नहीं, ये बांटा है ना। नहीं, ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई आंदोलन जो देश को नुकसान नहीं, देश को नुकसान कोई पहुंचा नहीं सकता ना। हम खड़े हैं ना। नेपाल में जलाया गया। नहीं, ऐसा नहीं। पहली एक बात मेरी बात, ऐसी बात ही। हाँ, नहीं, ये बात तो आप कर रहे हो, मैंने नहीं छेड़ी ये बात। पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे देश की तरफ कोई आंख उठेगी तो सबसे पहले उस रेजिमेंट की तरह हम लोग खड़े होंगे आगे, सीना तान के मुकाबला करने के लिए। खून अगर हमारा बह जाएगा तो बह जाए, लेकिन यहां तो किसी भी तरह का आंदोलन कामयाब ही नहीं हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यहां तो जब एक पिटता दूसरा खड़े होकर तमाशा देखता है कि भाई अच्छा ये पिट रहे हैं, ना मेरी जाति के ना मेरे धर्म के। यहाँ तो तमाशा देखते हैं लोग। यहाँ तो इसलिए बांटा गया, इस व्यवस्था बना के, सामाजिक व्यवस्था इसलिए बनाई गई है। पहले वर्ग बने हैं संविधान में, फिर उसके बाद जाति बनी है, फिर जाति के नीचे भी जातियां बनी है, उपजातियां, फिर उसके नीचे गोत्र हैं। इतना बांटा गया है कि आदमी मिलके लड़ नहीं पाया कभी। जब इस देश में भाईचारा बनेगा तभी तो लड़ पाएंगे। ये भाईचारा कभी बनेगा ही नहीं तो अपने मुद्दों पे कभी लड़ाई नहीं हो पाई। इसलिए तो यहाँ जाति धर्मों की लड़ाई चलती रहती है। यहाँ रोटी कपड़ा मकान रोजगार महंगाई पे कभी चर्चा ही नहीं होती। आम जनता कहाँ चर्चा करती है? महंगाई पे महंगाई के खिलाफ कौन वोट दे रहा है? अगर ऐसा होता तो ये सरकार 200 भी नहीं पकड़ती। जिस तरह के हालात है, अगर ये गलत, मैं गलत बोल रहा हूं तो फिर मोदी जी ने अभी जीएसटी के स्लैब क्यों कम किए? सरकार तो करिए कि बचत उत्सव है, नहीं, क्यों कम किए? अगर ये पहले अच्छा था तो आपने नहीं, अगर कोई रिफॉर्म लाएंगे और बाद में नहीं, रिफॉर्म नहीं ना, पता है ना, सुधार करने की आवश्यकता 240 कर दी जनता ने, और जितना जनता पे बोझ डालोगे और कम होती जाएगी, इसलिए कम किए। लेकिन अगर जो जैसे कम होने का, वैसे तो लंबा सवाल हो जाएगा, लेकिन जो विपक्ष इस बात पे खुश हो रहा है कि भाई जनता ने कम कर दिया, तो विपक्ष कितने साल इंतजार करेगा कि और कम होता चले जाए? नहीं, मोदी जी को मैंडेट दिया, सरकार बनी, उनके अलायंस की सरकार बनी। हाँ, अभी चुनाव हुए हैं। जैसे आपके इसमें 4 पावे हैं, 2 पावे उन्हीं सहयोगियों के हैं जो कभी भी बदल जाते हैं। ये सरकार नहीं, उसके बाद कई राज्यों में भी सरकार बनी। मैं फिर आपसे, महाराष्ट्र में सरकार बनी, हरियाणा में अच्छी बात है, विपक्ष के बटने की वजह से सरकार बनी जी। विपक्ष एकजुट होता तो नहीं बनती। विपक्ष क्यों नहीं हो रहा एकजुट? कौन? मैं तो उस विपक्ष का हिस्सा ही नहीं हूँ। नहीं, आप साथ गए हो ना, आपने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट दिए। मुझसे तो भाई मैंने अपनी नैतिकता वोट दी। आप एक चीज समझिए, कौन जिम्मेदार है विपक्ष को एक ना होना? आपको कौन लगता है, मतलब कौन वो लोग हैं जो विपक्ष को एक, क्यों चले गए नीतीश कुमार? भाई मैं काहे को, मैं आजाद समाज पार्टी का वर्कर हूँ, मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं था। मैं क्यों कहूंगी किसकी वजह से चले गए, क्यों चले गए? मैं आजाद समाज पार्टी का वर्कर हूँ। मैं मानता हूं कि हमारा जो है क्लोजर बड़ा है। विपक्ष को लगता है ये आदमी इधर आएगा तो ये एकदम से बड़ा और बड़ा हो जाएगा, इसको बड़ा ना होने दो। इसलिए मैं समझता हूं विपक्ष को भी लगता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। आपका कहना सत्ता पक्ष तो नहीं चाहेगा, ऑफिस आप उनकी विचारधारा के खिलाफ है, लेकिन आपको लगता है विपक्ष के भी जो दल है वो भी नहीं चाह रहे? हाँ, वो हमारे नेतृत्व को लेके, यानी कि हमारे दल का जो नेतृत्व है, हमारे दल की जो क्षमता है, नौजवानों का जो जोश जुनूस को लेके उनके अंदर भी भय का माहौल है। उनको लगता है कि अगर इनको अवसर मिला तो ऐसा नहीं हमें टेक ओवर कर जाए। तो हालांकि हमारा तो विजन वो है ही नहीं। हम कहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की रेस में खड़े हैं? हम तो अभी किसान मजदूरों की, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, बहन जी यही आप सहारनपुर से, उनका कार्य क्षेत्र रहा है, चुनाव क्षेत्र रहा, नगीना बिजनौर रहा है, आप वहीं से हैं, तो क्यों जब उत्तर प्रदेश है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से निकल के वो सत्ता के प्रदेश की मुखिया बन सकती हैं, तो चंद्रशेखर आजाद नए सपना बहन जी की पार्टी का नारा था सर्जन हिताय सर्जन सुखाय।
लेकिन आपने एक बार नहीं कहा कि उनको सर्जन का वोट मिलता है। आप यही कहते रहे वो उसी वोट को वो नहीं करती नहीं, हैं। जब वो बनी उनको मैं उनको वोट मेरी बात मिले, सुनी आपने? उनको वोट मिले। नहीं, आप समझो ना इस जी बात को। क्या उन्होंने सर्जन हिताय सर्जन सभा का नारा नहीं दिया? जी बिल्कुल जी। क्या उन्होंने जब मुख्यमंत्री रहते सभी के लिए काम नहीं किया? जी क्या तो फिर आपने मुझसे क्यों कहा कि उसी वोट को वो करती हैं? नहीं, अब मैं मैं क्षेत्र की बात, मैं आइडेंटिटी की बता रहा हूँ। जैसे ये पश्चिम के नेता से उभरी एक नेता तो उभरा और लखनऊ की कुर्सी पे जाके बैठे, तो क्या अब ये लोग जनता ही बिठाती है भाई, आप ये जानो। तो चंद्रशेखर देखो, नहीं देश में जो कुछ होगा नेताओं का उसमें 1% रोल होगा, 99% जनता का रोल होगा। नहीं, एक सपना तो देखा होगा ना कि मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठेंगे। सपने बहुत है, सपने लोकतंत्र में। अच्छा, सपने नहीं देखेंगे, सपना नहीं बनाएंगे तो काम कैसे करेंगे? एक सपना देखा, जमानत जब्त हुई गोरखपुर में, सपना देखा कि ये अपमान जो हुआ है, और आप नहीं सोचते होंगे, मीडिया ने तो एक बार चला, मैंने 1000 बार देखा उसको। इतना अपने अंदर वो आग पैदा की कि इस अपमान को सम्मान में बदलना है। और हमारे साथियों का मैं धन्यवाद दूंगा, नगीना के भाइयों का भी जिन्होंने मुझे वोट दिया, और हमारे भीमार में आजाद समाज पार्टी के हमारे संगठनों के साथियों का, तमाम जितने संगठन है हमारे, उन सबने दिन रात मेहनत की। उनकी वजह से आज लोकसभा का सदस्य हूं। लेकिन ये मुहिम चंद्रशेखर पर नहीं रुकेगी जी। चंद्रशेखर रहना नहीं, ये मुहिम बहुत दूर आगे बढ़ेगी और इतनी आगे जाएगी कि आजाद समाज पार्टी बहुत जल्द राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनेगी और भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा योगदान अपना अदा करेगी। आप मेरी बात को याद रखें। राजनीतिक बातों से अलावा पिछले दिनों कुछ निजी तौर पे भी बात हुई आपको लेके। ये आरोप लगाया गया कि अलग अलग तरह से अपने, एक महिला ने आरोप लगाया आप पे तमाम, मैं उन आरोपों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये है क्या कंट्रोवर्सी? क्योंकि आप राजनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र में एक नेता है, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो ये मामला क्या है? जनता भी जानना चाहती है इसको लेके तमाम। देखिए, फोटो भी कुछ वायरल दो तीन चीजें ये राजनीति में, जब से मैं आया हूं तो मैंने आरोपों का सामना किया ही, कभी किसी तरह का आरोप, कभी किस तरह का आरोप। और इस मामले में क्योंकि ये माननीय न्यायपालिका के अधीन है और उनका ये आदेश है कि इस पे डिस्कशन नहीं करना है, इसलिए मैं इस पे कोई डिस्कशन नहीं करता हूं। और बाकी राजनीति करेंगे तो आरोप तो लगेंगे। लड़ाई लंबी है, लड़ाई महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर इसमें अकेला मायने नहीं रखता है, लाखों लोग इसमें काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर नहीं भी रहेगा तो भी आंदोलन चलेगा, क्योंकि इसके अंदर वैचारिकी है। इस आंदोलन को जिन्होंने पहले चलाया, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। पहले ही राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने चलाया, वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। फिर मान्यवर काशीराम साहब ने चलाया, वो पंजाब के रहने वाले थे। फिर बहन जी ने चलाया, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये एक आंदोलन है। इस आंदोलन में हमने ये सुनिश्चित किया है कि ये व्यक्ति तक सीमित ना रहे, ये वैचारिक आंदोलन है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ मैंने लेटर जारी किया, लोगों को पता नहीं अजीबोगरीब लगा लेटर, कि कोई किसी के पैर नहीं छुएगा जी। आज के नेताओं को पसंद है कि उनके पैर छुए जाएं। आदमी अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति से भी पैर छुआता है, अपने आप को प्राउड फील करता है। आपकी पार्टी में कोई किसी के पैर नहीं? हाँ, हमने तो इसको मतलब बकायदा लेटर जारी करवाया कि अगर कोई किसी के पैर छुएगा और कोई इस पे, भाई कितने अचानक से कहीं आप नई जगह के छू लिए और आपने उसको टोक दे दिया, भाई अब ऐसा मत करना, या समझा दे, ठीक है, लेकिन अगर आप इस पे अपने आप में प्राउड फील कर रहे हैं तो आपकी खैर नहीं है पार्टी में। फिर ये मेरी जानकारी में आ गया तो आप पे कार्रवाई सुनिश्चित होगी ही होगी। और मैं एक एक जिले की रिपोर्ट लेता हूँ। मैं भी 18 मंडलों के में से 17 मंडलों का कार्यक्रम करके हैं और हमारा इलाहाबाद मंडल का कार्यक्रम बाकी है। एक एक जिले की, एक एक विधानसभा की, एक एक सेक्टर कमेटी की, एक एक बूथ कमेटी की, नीचे वोट रक्षक जो हम लोगों ने बनाने शुरू किए हैं। हर बूथ पे, हर गांव में 2 वोट रक्षक, 4 वोट रक्षक जो बड़े गांव हैं। एक एक चीज की निगरानी मैं स्वयं करता हूँ। संगठन की क्या स्थिति है, भाईचारा कमेटियां हैं, मैं हमारा मिशन 78 है, अनुशासन समिति है, लीगल सेल है, 12-14 जातियों की हमने भाईचारा कमेटी बनाई है, उनके संयोजक बनाए, उनका संगठन बना रहे हैं। तो अभी आपको क्योंकि एक्सपोजर उस तरह से नहीं है, मीडिया में बड़े बड़े बैनर पोस्टर नहीं लगते, उस तरह नहीं दिखता है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा, जब जनता वोट डालने जाएगी, तो तीसरे पंचायत चुनाव रिजल्ट आएगा, आप यही होंगे, मैं यही होऊंगा, मैं आपके स्टूडियो आऊंगा जरूर। आप काउंटिंग करके बताना कि आजाद समाज पार्टी कहाँ खड़ी है। मेरी बात को आप याद रखना, मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूँ। नहीं, पंचायत चुनाव चूंकि पंचायत चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों का वोट पड़ेगा, शहर में हमारा वोट कम है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन जब पंचायत चुनाव का वोट पड़ेगा, मैं बकायदा जिले वाइज डेटा लेके आऊंगा और आपके साथ बैठूंगा। आप समय देना, आधा घंटा 1 घंटा उस पर डिस्कशन करेंगे। मैं दिखाऊंगा कि आजाद समाज पार्टी ने पिछले
3-4 सालों में कितनी मेहनत की है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नीचे कार्यकर्ता ने, और कितना काम करके लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आजाद समाज पार्टी कहाँ खड़ी है, इसका मैं आपको उदाहरण उस वोट के आधार पर देकर दिखाऊंगा। चंद्रशेखर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इन सब बातों के लिए, बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको चुनावों के लिए, पंचायत चुनाव के लिए। ऐसी कुछ चर्चाएं कुछ और राजनीतिक हस्तियों के साथ आगे भी करते रहेंगे। तब तक देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।